अरावलीज को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। अरावलीज किसी न किसी प्रकार से कंप्लीटली उखाड़ के फेंक दी जाएंगी। इट वुड बी डिस्ट्रॉयड, इफ नॉट टुडे देन टुमारो, इफ नॉट दिस ईयर देन इन द नेक्स्ट डेकेड। और प्रोबेबली कुछ डेकेड्स के बाद हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कुछ टूटे मूटे पहाड़ बचेंगे। पूरा का पूरा जो रेगिस्तान है वो नॉर्थ की तरफ बढ़ जाएगा। आफ्टर फ्यू जनरेशंस, जब फ्यूचर जनरेशंस जो हैं वो जब पीछे मुड़ के देखेंगी, तो उनके लिए सिर्फ और सिर्फ एक मेटाफर रह जाएगा कि द ओल्ड जनरेशन डिडंट एक्चुअली केयर फॉर अस। कोई ब्लेम करने के लिए होगा नहीं, क्योंकि तब तक हम सारे के सारे मर चुके होंगे। बट इन एनी सिनेरियो द अरावलीज विल बी डिस्ट्रॉयड इन वन वे और द अदर। आप और मैं चाहे उसको बचाने की कितनी कोशिश कर लें, सोशल मीडिया पर कितनी भी उसके बारे में बातें कर ले, कुछ लोग स्ट्रीट्स पर भी प्रोटेस्ट करेंगे, कुछ पॉलिटिशियंस वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए प्रोटेस्ट करेंगे, कुछ अपने एक्चुअल जेन्युइन इंटरेस्ट के लिए भी बेसिकली इस मुद्दे को उठाने की कोशिश करेंगे, कुछ एनवायरमेंटलिस्ट ड्यू टू देयर नेचुरल इंक्लिनेशन टुवर्ड्स द एनवायरमेंट इसके बारे में बात करेंगे। बट इन द एंड द अरावलीज विल बी डिस्ट्रॉयड। ये पैटर्न रहा है हमेशा, क्योंकि एनवायरमेंटलिज्म के साथ जो सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो एनवायरमेंट के लिए लड़ते हैं उनके पास कभी भी किसी भी प्रकार का कोई रिसोर्स नहीं हो सकता है। दे कैन स्पीक, बट जो वॉइसेस हैं उसको ड्राउन करना बहुत ज्यादा आसान रहता है। अंग्रेज हमारे देश पर 200 साल राज किए थे, और उन्होंने उन 200 साल के अंदर हमारे देश के जो नेचुरल रिसोर्सेज थे सिर्फ उनको एक्सप्लॉइट किया, सिर्फ उनको लूटा। उन इस आज की जो यूरोप की प्रॉस्पेरिटी है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए है क्योंकि भारत के नेचुरल रिसोर्सेज को बर्बाद करके, लूट करके अंग्रेज जो थे यूरोप ले गए, ब्रिटेन में ले गए। द थिंग इज दैट कि उस समय भी बहुत सारे लोगों ने इसके अगेंस्ट लड़ना चाहा, लेकिन अंग्रेजों के पास स्टेट की माइट थी, उनके पास पुलिस की पावर थी, उनके पास आर्मी की पावर थी, और उन्होंने एक नया हथियार भी अपनाया, कानून का हथियार। जो भी चीज उनके अगेंस्ट होती थी उसको इलीगल कर दिया जाता था, जो भी उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करता था उसका बिरसा मुंडा की तरह हाल कर दिया जाता था। दोज पीपल वर डिक्लेयर्ड टेररिस्ट एंड वर शॉट डाउन। मतलब कि चाहे कुछ भी हो, 200 साल तक अंग्रेज जो थे भारत के नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते रहे, और हम किसी भी प्रकार से उनको रोक नहीं पाए। आजकल की भी जो गवर्नमेंट है वो कुछ इसी प्रकार की है। इविल नहीं है, बट दिस इज व्हाट दे डू, इट इज इन द नेचर ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो होती है उसको इकोनॉमिक एक्टिविटीज करनी होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज नेचुरल रिसोर्सेज से होती है, नेचुरल रिसोर्सेज जो होता है वो सुपरबली बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लॉइट करके उसको करने के लिए उसको पूरा का पूरा बर्बाद किया जाना जरूरी होता है। सो व्हेन वी विल ट्राई टू प्रोटेक्ट अरावलीज, जब हम अरावलीज के बारे में बात करेंगे, हम शायद कुछ ऐसी फ्यूचर आइडियल सिचुएशन के बारे में सोच रहे हैं जहां पे हमें ऐसा लगता है कि ये बर्बाद हो जाएगा तो गलत होगा। परंतु सरकार जो है वो शॉर्ट टर्म में सोचती है, उसको वो जो शॉर्ट टर्म में जो पैसा दिखता है और उसके जो नेक्सस होते हैं, क्रिमिनल्स के, माफिया के, स्टोन क्रशर के, माइनिंग माफिया के, पॉलिटिशियंस के, एमएलएस के, एमपीज के, ब्यूरोक्रेट्स के, उसको तोड़ना बिल्कुल आसान नहीं है। आसान क्या, बेसिकली हो भी नहीं सकता है। कभी कभी आपकी बहुत ज्यादा बात करने से, बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट करने से डिले किया जा सकता है। अरावलीज की जो डिस्ट्रक्शन है उसको डिले कर दिया जा सकता है। बट द एनिमी और द पीपल और द स्टेट विच इज कमिंग फॉर द अरावलीज, उन्होंने नजर डाली है कि इतने रिसोर्सेज हैं, इस पैसे को बेसिकली लिया जरूर जाएगा। सो अरावलीज विल बी डिस्ट्रॉयड नो मैटर व्हाट। ये सैड सिचुएशन है, क्योंकि पूरे के पूरे वर्ल्ड में जो गवर्नमेंट्स होती हैं, जो स्टेट होती हैं, वो एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय करती हैं। नाउ एनवायरनमेंट या फिर अरावलीज अगर हम कॉन्टेक्स्ट में बात करें, इज अ कॉमन गुड। मतलब कि अरावलीज पूरे के पूरे भारत की हैं, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की नहीं है, या उन स्टोन क्रैशर्स वालों की नहीं है, या वो माइनिंग वालों की नहीं है। पर आप इत्तेफाक से देखिए कि वो जो अरावली के जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसका जो एक्चुअल जो ट्रू फायदा होता है वो देशवासियों तक पहुंचता है उन मिनरल्स के द्वारा। बट जो क्लियर कट जो पैसे का जो प्रॉफिट होता है वो गवर्नमेंट ले लेती है टैक्स के रूप में, या फिर वो बेसिकली मिनरल माफिया या फिर जो कंपनीज, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं वो ले लेती है। सो द कॉमन पर्सन लाइक यू एंड मी हु इज also legal owner of Aravali will never get out of it. The people who will destroy it will take a lot of money, will make their own ivory towers, और उसके बाद the people like us would actually be left to suffer in the pollution and in the destruction that would be left in the aftermath. तो अरावलीज बच तो नहीं सकते। The problem why this happens is that क्योंकि हम एक डेमोक्रेसी में रहते हैं। लॉजिकली एंड वेरी टेक्निकली स्पीकिंग, इस देश की सड़क पे चलने वाला जो सिटीजन है वो सबसे ज्यादा पावरफुल होना चाहिए। अगर ज्यादा पावरफुल भी नहीं है तो उसके पास सबसे ज्यादा रेमेडीज होनी चाहिए अगर उसके साथ कुछ गलत हो सकता है तो। बट डेमोक्रेसी बहुत ही यंग है, यंग इन द सेंस कि अगर हम अपने 10,000 साल की ह्यूमन सिविलाइजेशन को देखेंगे
तो 9,900 साल तक सिर्फ और सिर्फ पूरे विश्व में मोनार्की चलती थी, यानी एक आदमी, कोई राजा पूरा पावरफुल हो जाता था और वही बेसिकली लोगों के ऊपर राज किया करता था। डेमोक्रेसी वाला जो ये आइडिया है, ये ज़्यादा से ज़्यादा 200-250 साल पुराना है। इट्स यंग। इंडिया में तो ये सिर्फ और सिर्फ पिछले 70 साल से इंप्लीमेंट हो रहा है। आइडिया ये है कि लोग अपने आप के ऊपर राज करें। पर ड्यू टू द कन्वीनियंस फैक्टर और ड्यू टू द इम्प्रैक्टिकैलिटी लोग अपने ऊपर राज नहीं कर पाते हैं, तो वो अपने लिए अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन लेते हैं, जो कि ये एमपी और एमएलए होते हैं। तो जो सारे के सारे लोगों की जो पावर है वो किसी एक सिंगल इंडिविजुअल में दे दी जाती है, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गया या फिर एमएलए हो गया। आइडिया ये था कि ये जो एमएलए है, ये एमपी है, ये वो काम करेगा जो कि हमेशा उस जनता का बेसिकली भला कर सके। बट दैट डजंट हैपन इन द प्रैक्टिकली। तो जनरली स्पीकिंग, वो जो एमएलए हो गया या एमपी हो गया, जो गवर्नमेंट हो गया, जो मिनिस्टर्स हो गए या फिर जो ब्यूरोक्रेट्स हो गए, वो सारे के सारे इकट्ठे मिल जाते हैं, क्योंकि सारी की सारी पावर वहां पर कॉन्सेंट्रेट कर दी गई है ड्यू टू द डेमोक्रेटिक सिस्टम। अब वो उस पावर को यूज करते हैं इन्हीं नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने के लिए, यूज करने के लिए। ठीक है? आपसे ही टैक्स लेके ये आपके ही ऊपर पनिशमेंट लगा सकते हैं, आपसे ही टैक्स लेके आपके ऊपर इंफॉर्मेशन वारफेयर कर सकते हैं। अब इन्होंने चुना है अरावलीज को। वैसे सिर्फ अरावलीज की बात नहीं है, अगर हम बात कर रहे हैं तो मैं और भी बता देता हूं कि अंडमान एंड निकोबार के फॉरेस्ट्स को भी डिस्ट्रॉय कर दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के हसदियो फॉरेस्ट को भी डिस्ट्रॉय कर दिया जा रहा है। मुंबई के मैंग्रोव्स को भी डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। एंड दिस इज जस्ट ऑफ द टॉप इन द लास्ट 1 मंथ, जो कि करंट अफेयर्स में था। बेसिकली जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको एक्सप्लॉइट करने के लिए आजू बाजू का सारा एनवायरमेंट खत्म कर दिया जाएगा। तो अरावलीज बचेंगे नहीं। पर फिर भी मैं आप लोगों को एक बार समझाना चाहता हूं कि अरावलीज है क्या और क्यों जरूरी है। एंड समहाउ रिसेंटली गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट के कुछ डिसीजंस हैं जो कि हमें उस डिस्ट्रक्शन की तरफ पहुंचा रहे हैं, जो कि विल टेक अवे द अरावलीज फ्रॉम अस। 250 करोड़ साल तक, 250 आपको अगर इस टाइम का पूरा ग्रेविटी नहीं पता तो मैं बताता हूं कि वर्ल्ड जो है, जो अर्थ है, ये 450 करोड़ साल की है। उसमें से 250 करोड़ साल पुराने हैं अरावली के पहाड़ और अरावली के पत्थर। हिमालयस जो हैं वो भी सिर्फ और सिर्फ 7 करोड़ साल पुराने हैं। दैट इज हाउ ओल्ड द अरावलीज आर। हम उसको कभी पैसे में उसकी वैल्यू नहीं लगा सकते हैं। देयर इज नो चांस अबाउट इट। कुछ प्राइसलेस चीजों को बेसिकली कॉस्ट में नहीं निकाला जा सकता है। पर राजस्थान की गवर्नमेंट अब हर साल 10,000 करोड़ रुपए कमाती है अरावलीज के मिनरल से। काफी इंपॉर्टेंट रिसोर्स, काफी इंपॉर्टेंट रेवेन्यू का सोर्स है। उसी प्रकार से गुजरात और हरियाणा, जहां पे अरावलीज पड़ते हैं, उनकी भी गवर्नमेंट जो है रिसोर्स, मतलब कुछ 700-800 करोड़ रुपए का जो एनुअल रेवेन्यू करती है अरावलीज के द्वारा। ये बहुत छोटा है, मतलब लगता है 10,000 करोड़ रुपए, पर व्हेन इट कम्स टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द अरावली, दिस प्राइस इज एक्चुअली नथिंग। रादर इतना पैसा उसको प्रोटेक्ट करने में भी लगा दे तो भी वो हमारे लिए वर्थ इट होगा। द करंट सिचुएशन इज दिस। 20 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने एक अरावली की नई डेफिनेशन डिफाइन की। द डेफिनेशन को डिफाइन किस प्रकार से किया गया कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट है, उन्होंने एक कमेटी बिठाई थी। नाउ आइडिया इज कि अरावलीज को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि पिछले 30 से 40 सालों के बीच में यहां पर बहुत सारी सी इलीगल माइनिंग हो रही है। क्यों इलीगल माइनिंग हो रही है? क्योंकि हमारा देश डेवलप हो रहा है और जैसे जैसे जो बड़े बड़े शहर बन रहे हैं, जैसे कि गुड़गांव हो गया या जयपुर हो गया, इसमें बहुत सारे से कंस्ट्रक्शन की जरूरत होती है। इस कंस्ट्रक्शन के लिए पत्थर चाहिए, मार्बल चाहिए, चूना चाहिए, ईंटें चाहिए, सीमेंट चाहिए। तो वो सारा का सारा सामान आएगा कहाँ से? वो इन्हीं पहाड़ों से आता है। तो जो गुड़गांव है वो बेसिकली अरावली को तोड़ तोड़ के बनाया गया है। जो जयपुर है वो अरावली को तोड़ तोड़ के बन रहा है। अब वो इलीगल माइनिंग की वजह से, ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से पहाड़ जो है वो टूट रहे हैं, खराब हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं परमानेंटली। एक जो इलीगल माइनर होता है या फिर इलीगल स्टोन क्रशर जो लोग चलाते हैं, वो इतना बड़ा आगे की सोच नहीं सकते। उनके लिए इमीडिएट 6 महीने के बाद का जो 2-3 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है, उसी के बारे में वो सोच पाते हैं। द पॉइंट इज दिस कि उस इलीगल माइनिंग को रोकने के लिए और अरावलीज को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ प्लान्स ऑन रूट किए थे। उसी तरह से सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा था, वहां पे गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई कमेटी ने अरावलीज की एक डेफिनेशन को सबमिट किया। द डेफिनेशन वाज दैट कि अरावली का जो पहाड़ होगा उसको 100 मीटर की डेफिनेशन दे दी जाएगी। अरावलीज एक पहाड़ होता है, उसकी पहाड़ की एक हाइट होती है। उस हाइट को उन्होंने कहा कि जो भी 100 मीटर से ऊपर का पहाड़ होगा उसको अरावली माना जाएगा और उसको हम कंप्लीटली प्रोटेक्ट कर देंगे। कंप्लीटली प्रोटेक्ट कर देंगे यानी कि उसमें किसी भी प्रकार की माइनिंग पॉसिबल नहीं होगी, सो दैट वी कैन प्रोटेक्ट दी नेचुरल रिसोर्सेज एंड द एनवायरमेंट ऑल्सो। उसके बाद इसमें दूसरा प्रोविजन इंपॉर्टेंट वाला ये था कि अगर किन्हीं दो पहाड़ों के बीच की जो दूरी है 500 मीटर हो और वो दो पहाड़ 100 मीटर से ऊपर के होंगे, तो पूरा का पूरा एरिया, वो बीच वाला एरिया जो है वो भी बेसिकली प्रोटेक्शन के अंदर आ जाएगा। तो मतलब कि एक
हब बन जाएगा जिसके अंदर किसी भी प्रकार की इलीगल माइनिंग को नहीं किया जाए। यहां से अरावली से इंपॉर्टेंट कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती है, क्योंकि दिस प्रोविजन या ये जो नई डेफिनेशन डिफाइन की है लीगली, मतलब कि अब ऑफिशियली सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिफाइन कर दिया है, उस कमेटी की जो रिकमेंडेशंस थी उनको मान लिया है, तो आज से अरावली उस पहाड़ को कहा जाता है एक प्रकार से जो कि 100 मीटर से ऊपर का होता है। नाउ अरावली क्योंकि 250 करोड़ साल पुराने हैं, तो वो इरोजन के बाद बहुत सारे से इरोड हो चुके हैं। अगर नॉर्मल डेटा के बारे में बात करें तो अरावलीज की कम से कम नहीं तो 11,000 12,000 पहाड़ियों में से सिर्फ 1000 पहाड़ी ऐसी हैं जिनकी हाइट जो है वो 100 मीटर से ऊपर की है। यानी बाकी की बाकी जो 90% पहाड़ियां हैं उनकी हाइट जो है वो 100 मीटर से नीचे की है। नाउ यहां से एक डर स्टार्ट हुआ कि क्या इस डेफिनेशन को यूज करके फ्यूचर में जो अरावलीज में इलीगल माइनिंग होती है वो लीगलाइज हो जाएगी और जो एक्सप्लॉयटेशन पिछले 30 साल से हो रहा है उसकी बेसिकली स्पीड बढ़ जाएगी। हाउएवर गवर्नमेंट का ऑफिशियल स्टैंड ये है कि दिस हैज एक्चुअली बी डन फ्रॉम द प्रोटेक्शन। तो जैसे ही सोशल मीडिया पर इस बारे में बात होने लगी कि ये गलत है, सोशल मीडिया पर एक प्रकार से नैरेटिव बनने लगा, सोशल मीडिया से एक प्रकार से सेंटीमेंट बनने लगा राजस्थान के लोगों का खासकर से कि अरावलीज को काटने नहीं दिया जाएगा। तो गवर्नमेंट ने भी अपनी तरफ से प्रपोजल स्टार्ट किए, गवर्नमेंट ने भी अपनी तरफ से इंफॉर्मेशन को मैनेज करना स्टार्ट किया एंड देयर हैव बीन सेवरल केसेस जिसमें उन्होंने इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर, यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स को बेसिकली पेड कैंपेन चलाने को कहा है, जिसमें गवर्नमेंट की ये जो सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है उसको जस्टिफाई किया गया है। जनरली स्पीकिंग ये जो सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है इसके अंदर जब भी आप किसी पेड इन्फ्लुएंसर के आर्गुमेंट सुनेंगे तो वो 2 या 3 आर्गुमेंट देते हैं। पहला आर्गुमेंट ये है कि दिस इज डन फॉर द प्रोटेक्शन, क्योंकि इलीगल माइनिंग हो रही थी। मगर वो एक मतलब इसमें ये पॉइंट बताइएगा आप किसी को भी कि अगर इलीगल माइनिंग हो रही थी तो वो तो इलीगल ही हुई ना पहले से ही, मतलब इसमें ऐसी कोई खास समझदारी वाली बात थोड़ी ना है। जस्ट बिकॉज कि यू चेंज द डेफिनेशन, ऐसा तो नहीं है कि इलीगल माइनर अपना जेसीबी लेकर घर चला जाएगा। इलीगल माइनिंग तो 30 साल से हो रही है, उसको रोकने के लिए स्टेट अभी भी स्टेप्स ले सकती है। इलीगल माइनिंग का जो ये सब्जेक्ट होता है ये स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में आता है, यानी कि अगर हरियाणा गवर्नमेंट चाहे और राजस्थान गवर्नमेंट चाहे तो इमीडिएटली किसी भी इलीगल माइनिंग को किसी भी समय बंद कर सकती है और थोड़े से ज्यादा स्टेप्स को स्ट्रेंथन करेगी तो इनको पकड़ा जा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि नई डेफिनेशन इलीगल माइनिंग को ऑटोमेटिकली बंद कर देगी। मतलब दे आर कॉल्ड क्रिमिनल्स एंड इलीगल बिकॉज दे आर एनीवेज नॉट फॉलोइंग द लॉ, तो इट डजंट मैटर कि लॉ कौन सा है, राइट। जस्ट बिकॉज कि आपने मर्डर के अगेंस्ट लॉ बना दिया इसका ये मतलब नहीं है कि क्रिमिनल ने मर्डर करना छोड़ दिया, वो तो वैसे भी मर्डर कर रहा है, उसको फर्क नहीं पड़ रहा है कि लॉ होता है कौन सा नहीं होता है। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको ये बताऊंगा कि जनरली स्पीकिंग हम में से कुछ लोग होते हैं जब ये बात सुनते हैं तो हमें लगता है कि एक्चुअली में गवर्नमेंट इज बीइंग ऑनेस्ट विद अस, वी वांट टू बिलीव द नैरेटिव ऑफ द गवर्नमेंट, बट गवर्नमेंट जनरली डजंट हैव एनी इंसेंटिव टू बी ऑनेस्ट। अगर आप कभी देखेंगे, अगर आप एक बार खुद इमेजिन करके देखें, हु विल बेनिफिट, बेनिफिट कौन करेगा अरावलीज की इस डेफिनेशन से। सेकंड, किसके पास पावर है उसको टेक्निकली एक्सप्लॉइट करने की, एमपी, एमएलए, चीफ मिनिस्टर, आईएएस, आईपीएस, उसके बाद लोकल लैंडलॉर्ड्स, उसके बाद स्टोन क्रशर माफिया, उसके बाद जो मिनरल माफिया होते हैं, उसके बाद जो इंडस्ट्रियलिस्ट है। यही कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनके पास कैपेसिटी है अरावलीज में कुछ करने की। मैं या आप में से कोई कुछ भी नहीं कर सकता है, चाहे हमें वो डेफिनेशन पसंद आए या ना पसंद आए। हम उसको एक्सप्लॉइट भी नहीं कर सकते और हम उसको रोक भी नहीं सकते। दोनों सिचुएशन से वी आर जस्ट बेसिकली दी ऑडियंसेस, ऑब्जर्वर है, हमें कुछ दिख नहीं रहा है। तो इंसेंटिव वाइज सिर्फ और सिर्फ वो लोग हैं, यानी कि गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू आता है अरावली से, तो इन एनी सिनेरियो दे वुड वांट अ सिचुएशन कि वो रेवेन्यू आता रहे या बढ़ता रहे। दे डोंट हैव एनी इंसेंटिव टू प्रमोट द एनवायरमेंट। अगर वो अरावलीज को एक्सप्लॉइट करके पैसा कमाते हैं तो ये उनको इलेक्शंस में भी जीतने में मदद करेगा, ये उनके लिए डेवलपमेंट की भी मदद करेगा, उनको पैसा भी मिलेगा। हर तरीके से जो गवर्नमेंट और माफियाज या क्रैशर्स या फिर एमपीज, एमएलएस, इनका जो इंसेंटिव है वो अरावलीज को डिस्ट्रॉय करने के लिए। पीपल लाइक अस जो ऑर्डिनरी भारतीय नागरिक होते हैं, जिनका इनसे कोई लेना देना नहीं होता, हम सिर्फ ऑब्जर्वर हैं। ना हम कभी अरावलीज को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं चाहे उसकी कोई भी डेफिनेशन हो, ना ही हम उसको बेसिकली प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो दोनों की दोनों चीजें आखिरकार सुप्रीम कोर्ट या गवर्नमेंट के हाथ में है। सो द थिंग इज दिस, गवर्नमेंट की तरफ से जब कोई डेफिनेशन आती है तो उसकी तरफ स्केप्टिसिज्म होना जरूरी है, नेसेसरी है, बिकॉज इट्स नॉट लाइक कि दे विल बी ट्रू टू यू। मतलब देयर इज नो रीजन कि गवर्नमेंट हमें सच बोलेगी। गवर्नमेंट का काम है सच बोलना, बट कंसिस्टेंटली गवर्नमेंट हैज ऑलवेज डिस्ट्रॉयड एनवायरनमेंट एंड इट इज इजी फॉर देम टू लाई, क्योंकि आज से 5 साल बाद उनको कौन पकड़ेगा कि तुमने तो झूठ बोल दिया था। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि निकोबार में एक टूरिज्म हब बनाते हैं और वो टूरिज्म हब बनाने के लिए वहां पर बहुत सारे से फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय किया जाएगा। नाउ गवर्नमेंट ने एक बड़ा वियर्ड सा प्रोविजन बना रखा है कि अगर एक जगह के फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है तो उसके बदले कहीं पर दूसरी जगह पर फॉरेस्ट लगा दो।
ये प्लान जो है ये नेसेसरली फ्लॉड है, इट डजंट मेक एनी सेंस। निकोबार के जो जंगल थे उनको काटा जा रहा है, उसका प्लान बनाया गया कि उसके बदले हरियाणा में 3000 किलोमीटर दूर फॉरेस्ट लगा के बेसिकली उसकी भरपाई कर दी जाएगी। डजंट मेक एनी सेंस, बट चलिए। नाउ हरियाणा में अब ये गवर्नमेंट है, यही गवर्नमेंट जिन जो ये सुप्रीम कोर्ट के साथ इस समय हमसे बात कर रही है। अब हरियाणा में जब महेंद्रगढ़ में जो जगह जिन एरियाज को फॉरेस्ट लगाने के लिए चुना गया था, जैसे ही वो फॉरेस्ट के लिए असाइन हुए, अगले दिन ही हरियाणा गवर्नमेंट ने उन एरियाज को स्टोन क्रशर्स के लिए ऑक्शन पे लगा दिया। उसके ऊपर लीगल केस चल रहे हैं, अभी भी ऐसा नहीं है कि करना स्टार्ट कर दिया, बट यू कैन सी द इंटेंट कि इट्स नॉट दैट दे आर नॉट गोइंग टू लाई टू यू, इट्स नॉट दैट दे आर गोइंग टू बी फ्रेंड्स विद यू, इट्स नॉट दैट कि गवर्नमेंट का मिनिस्टर या फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस आपके घर आके आपकी बात सुनेंगे। अगर वो आपसे झूठ बोल देंगे तो आप कुछ कर नहीं सकते, टेक्निकली पावर उनके पास भी है। कमाल की बात यह है कि दे कैन एरोगेंटली से टू यू कि हम कर रहे हैं, तुम क्या कर लोगे। वो तो भगवान भला करे कि एटलीस्ट वो इस एरोगेंस पर नहीं उतरे, वो सिर्फ और सिर्फ मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन के कैंपेन पे रहते हैं। तो आइए एक काम करते हैं, अरावलीज के बारे में बात करते हैं, सारी की सारी जितनी भी डिटेल में पॉसिबल हो सकती है, ठीक है। और अगर आपके दिमाग में कोई भी सवाल हो, एनी जो भी मीडिया कैंपेन चलता है जब वो फॉल्स होता है तो उसका जवाब दिया जा सकता है, परंतु इंस्टाग्राम की कमी क्या है कि वो 3 मिनट में इन्फ्लुएंसर कुछ बोल के अपने आइडियाज को पूरे के पूरे देश के सामने पहुंचा जाता है, लेकिन उसका जवाब नहीं दिया जा सकता क्योंकि ही इज जस्ट स्पीकिंग फॉर द 3 मिनट्स एंड इज नॉट टेकिंग द क्वेश्चंस, एंड द सेम थिंग हैपेंस विद द मिनिस्टर्स आल्सो। बट चलिए, अगर आपके दिमाग में अरावली से रिलेटेड कोई सवाल आए, ये लंबा वीडियो होने वाला है, कम से कम 1 घंटे तक हम इसका पूरा का पूरा डिस्कशन करेंगे, तो आई होप कि आपके अरावली से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया जाएगा। अगर उसके बावजूद भी कोई बचे तो कमेंट में मुझसे जरूर पूछ लीजिएगा। द ग्रीन वॉल अंडर सीज, 30 years of conflict and a redefined future for India's oldest mountains. Actually, it's actually world's oldest mountains. अरावलीज जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक माउंटेन रेंज नहीं है, बेसिकली एक इकोलॉजिकल फोर्ट्रेस है। पूरा का पूरा जो नॉर्थ इंडिया है उसको प्रोटेक्ट करके इसने रखा हुआ है। थार एक रेगिस्तान है जो कि एक प्रकार से इकोलॉजिकली जियोग्राफिकली नॉर्थ की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि हरियाणा और दिल्ली की तरफ, और उसके बीच में एक दीवार बनकर खड़ा हुआ है अरावली। ऐसा नहीं है कि अगर अरावली आज उड़ जाए तो कल सुबह सारा का सारा रेगिस्तान पहुंच जाएगा, लेकिन धीरे 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 ओवर ए पीरियड ऑफ नेक्स्ट 40, 50, 100 ईयर्स पूरा का पूरा एरिया जो है वो रेगिस्तान का आगे बढ़ता जाएगा। ये ग्रीन वॉल की तरह एक्ट करता है। दिस अरावली इज व्हाट हैज बीन प्रोटेक्टिंग द इंडो गैंगेटिक प्लेन्स। उत्तर प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, पूरा का पूरा इंडो गैंगेटिक, जहां पर देश की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन और सबसे ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। पिछले 200 सालों से, पिछले 2000 2500 सालों से एक्चुअली में अरावलीज इसके बीच में खड़ी हुई है, एक रेगिस्तान के बीच में और एक हरी भरी पूरी की पूरी प्लेन्स के बीच में। द थिंग इज दैट कि ये फिजिकल बैरियर उस थार डेजर्ट को ईस्ट की तरफ बढ़ने से रोक रहा है, उस फर्टाइल प्लेन्स की तरफ नॉर्थ इंडिया में, वरना पूरा का पूरा नॉर्थ इंडिया उसी डेजर्टिफिकेशन के नीचे आ जाएगा। सेकंड, उसके बाद ये है वाटर टावर। अरावलीज के जो पत्थर है वो इस प्रकार से फ्रैक्चर्ड है कि जब मानसून यहाँ पर आता है तो बहुत सारा सा पानी जो है वो इस पूरे एरिया का, रेगिस्तान का, हरियाणा का, उत्तर प्रदेश का, मध्य प्रदेश का, उसकी जो ग्राउंड वाटर का जो रिचार्ज है वो इस अरावली से किया जाता है। एंड मोर इंपॉर्टेंटली दिस इज अ बायोडाइवर्सिटी कॉरिडोर। 400 से ज्यादा नेटिव प्लांट स्पीशीज और 200 से ज्यादा अधिक बर्ड की जो स्पीशीज है वो यहाँ पर रहती है। बट द थिंग इज दिस कि ये जितनी भी चीजें हैं, द बायोडाइवर्सिटी कॉरिडोर, ग्राउंड वाटर रिचार्ज या फिर द ग्रीन वॉल, ये मेटाफोरिकल चीजें हैं और इसका हमारे जीवन में पर डे के हिसाब से उसकी वैल्यू या उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में पता नहीं चलता है। फॉर एग्जाम्पल, ब्रिटिशर्स ने जितने भी एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय किया, अब हम उसको कोस सकते हैं पर हम रोज बैठ के नहीं कोस सकते। तो जब अरावलीज डिस्ट्रॉय हो जाएगा, आने वाली फ्यूचर वाली जनरेशन हमको पीछे कोसेंगी, पर हम बेसिकली उस समय तक राख बन के गंगा में बह चुके होंगे, तो किसी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है हम में से। दूसरा, एनवायरनमेंट जो है, क्योंकि वो दिन प्रतिदिन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है, वो होता है इंपॉर्टेंट हर रोज के लिए, परंतु वो सोच में नहीं आता है। तो जो लोग हैं मेरे और आपके जैसे, उसके बारे में गुस्सा नहीं कर पाते हैं, रेज नहीं कर पाते हैं। वो हमको इंपैक्ट कर रहा है, हम इस समय जो दिल्ली का पॉपुलेशन है इसी अरावली की ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से है, परंतु उसके बावजूद भी हम अब आवाज अपनी उठाना भूल गए हैं थोड़ा सा। ये जो है एंशियंट रेंज है अरावलीज, ये एक वेल्थ का सोर्स बन गई है। एनुअल मिनरल रेवेन्यू ड्रॉन बाय राजस्थान फ्रॉम द अरावली डिस्ट्रिक्ट इज 5000 करोड़। ये फिगर गलत लिखी हुई है, एक्चुअली में 10,000 करोड़ के करीब पड़ता है। राजस्थान अरावलीज की मिनरल एक्सप्लॉयटेशन से 10,000 करोड़ रुपए कमाता है। और उसके बाद सिमिलरली द इनशेशिएबल डिमांड, हरियाणा के कुछ ऐसे वाले डिस्ट्रिक्ट जो कि अरावलीज में पड़ते हैं, वो पिछले 20 से 30 साल में
मैसिव डेवलपमेंट, बहुत ही तेजी से ग्रो कर रहे हैं, जैसे कि गुड़गांव प्रकार का जो डिस्ट्रिक्ट है, गुड़गांव हो गया, फरीदाबाद हो गया, और उसके लिए जो सारा का सारा कंस्ट्रक्शन मटेरियल चाहिए वो कहां से आएगा, वो आता है इसी अरावली से। अब अरावलीज को प्रोटेक्ट करने के लिए काफी सारे से लीगल फ्रेमवर्क एग्जिस्ट करते हैं। देयर इज एन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, सुप्रीम कोर्ट की कुछ जजमेंट्स है जो कि उनको प्रोटेक्ट करती है, हम उसको थोड़ा सा डिटेल करेंगे। 1992 में उसकी प्रोटेक्शन ऑफिशियली जो सबसे पहले जो स्टार्ट हुई थी वो 1992 में स्टार्ट हुई थी, अरावली नोटिफिकेशन के द्वारा। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत अरावली नोटिफिकेशन दी गई थी, जिसमें गुड़गांव या अलवर में सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल के बिना नई किसी भी कंस्ट्रक्शन को करना अलाउड नहीं था। मतलब कि देयर वाज अ प्रोसेस दैट वाज सेटअप ताकि ओवर एक्सप्लॉयटेशन ना हो पाए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक केस गया, उस केस को कहते हैं टी एन गोदावर्मन जजमेंट। ठीक है, टी एन गोदावर्मन जजमेंट पिछले 20 से 25 साल तक अरावलीज को प्रोटेक्ट कर रहा है जितना भी कर पा रहा है। एंड 2002 से 2004 के बीच में इसी जजमेंट के तहत, इसी जजमेंट को यूज करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक एनवायरमेंटलिस्ट एमसी मेहता ने पिटीशन डाला था, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा में होने वाली अरावली हिल्स के अंदर जो भी माइनिंग थी उसको कंप्लीटली बैन कर दिया था। उसके बाद थोड़ी धीरे धीरे एक डेकेड के बाद वो कंट्रोल्ड तरीके में थोड़ी थोड़ी सी स्टार्ट हुई, परंतु एक प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने काफी अच्छी प्रोटेक्शन दी है अरावलीज को, वरना और सुपर एक्सप्लॉयटेशन हो सकती थी। बैन होता रहा वो अलग बात है, परंतु माइनिंग माफिया जो है वो उसके बावजूद भी काटता रहा। गोदावर्मन जजमेंट के बाद 2002 में अरावलीज को कंप्लीटली माइनिंग बैन हो गई थी, परंतु ये जो हिल आपको 1998 में दिख रही है, ये एग्जैक्टली 20 साल के बाद इस प्रकार का हाल हो जाता है। अब जो लोग कह रहे हैं कि सर इलीगल माइनिंग रुक जाएगी, इलीगल माइनिंग इसलिए नहीं रुक जाती है क्योंकि हमने कोई बेहतर डेफिनेशन उठा ली है। इलीगल माइनिंग ये प्रोटेक्शन के बाद किया गया है। दिस हिल इज अ प्रोटेक्टेड हिल। This hill was supposed to be protected by the chief ministers, the MLAs and the MPs and the IAS and the IPS that we select and live on the tax money which we pay every single day. They allowed this to happen. आपको लगता नहीं होगा, परंतु दिस इज योर वेल्थ, दिस इज योर प्रॉपर्टी, ये आप इसको ओन करते हो, यू आर एन इंडियन सिटीजन, दिस वाज योर्स। लेकिन कुछ लोगों ने मिलके आज वो स्टोन क्रशर माफिया जिसने इसकी ये खड्डा खोद के गया है, उसका एक अच्छा सा घर बना हुआ है और शायद वो किसी फॉर्च्यूनर में दौड़ रहा होगा और किसी एमएलए एमपी को कुछ हर साल या हर महीने कुछ पैसा डोनेट करके उसके इलेक्शंस में मदद कर रहा होगा। दे जस्ट स्टोल व्हाट वाज योर्स एंड मेड इनटू दिस इज व्हाट विल हैपन टू अरावलीज। यही होगा। आज अरावली ऐसी दिखती है, वो सारे पहाड़, वो सारी पहाड़ियां धीरे धीरे करके, थोड़ा थोड़ा करके ऐसा हाल बना दिया जाएगा। ये वूंड है, ये जख्म है इंडिया की धरती पर, अरावली के ऊपर। नेवरदलेस, स्कार्स लेफ्ट बिहाइंड, ग्राउंड वाटर कोलैप्स होता है, डेजर्टिफिकेशन एडवांस हो रही है और एयर पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। पर ये हमें डायरेक्टली दिखता है, दिस अफेक्ट्स अस, बट हमको इट इज सो स्लो एंड सो स्पॉन्टेनियस कि हमें इमीडिएटली पता नहीं चलता है। कुछ ऐसे डेंजर्स होते हैं जो कि इमीडिएटली आ जाते हैं, इमीडिएटली आने पे हमारा माइंड जो है जल्दी रिएक्ट करता है, हम पैनिक में रिएक्ट करते हैं, सो वी स्टार्ट टेकिंग एक्शन अगेंस्ट देम। और कुछ होते हैं जो इतने स्लो और स्पॉन्टेनियस होते हैं कि वो उस समय आने के चारों तरफ जब हम घिर भी जाते हैं, तब उसके बाद भी रिएक्ट नहीं कर पाते। जैसे कि जब कोविड आया था, तो कोविड एक ऐसी सिचुएशन थी जो कि पैनिक ही क्रिएट करने वाली थी, तो इमीडिएट एक्शन लिया गया और पूरे के पूरे देश का लॉकडाउन लगा दिया गया। कमाल की बात यह है कि कोविड से पूरे देश में एटलीस्ट जो ऑफिशियल फिगर है वो 4 से 6 लाख लोगों की डेथ हुई, उससे भी ज्यादा हुई होगी, परंतु इस समय लेट्स से कि हम उस पर भी जाएं तो। लेकिन उसके ऊपर गवर्नमेंट ने जरूरी समझा कि देश में एक नहीं 2-3 लॉकडाउन लगे। परंतु पॉल्यूशन, जिससे ऑफिशियली या अनऑफिशियली साल में 15 से 20 लाख लोगों की मौत हो रही है, हमारे बच्चे जो हैं वो अस्थमा में पैदा हो रहे हैं, बूढ़े जो लोग हैं वो अस्थमा में हो रहे हैं, और जवान लोगों की भी जो लाइफ है वो कम होती जा रही है। लेकिन उसके ऊपर आप देखिए, ना तो गवर्नमेंट की तरफ से, ना ही सिटीजन्स की तरफ से कोई पैनिक हो रहा है, ना उनकी तरफ से कोई रिएक्शन भी निकल रहा है। दिस इज व्हाट हैपेंस। जब इमीडिएटली आपके ऊपर डायरेक्टली कोई अटैक करता है तो आप इमीडिएटली एक्शन ले लेते हो, परंतु जब आप कोई स्लो स्पॉन्टेनियसली धीरे धीरे आपको अब्यूजिव रिलेशनशिप का हैबिचुअल बना देता है, देन यू काइंड ऑफ एक्सेप्ट इट एज अ फेट। और ये यहीं पर ये हो रहा है। ये सारी की सारी चीजें, वाटर टेबल्स जो अरावली जोन है वहां पर 150 से 300 फीट तक गिर चुकी हैं। 150 से ज्यादा जो कुएं हैं वो माइनिंग एरियाज में सूखे पड़ चुके हैं। डेजर्टिफिकेशन का जो एटलस है वो अरावली हिल्स जहां जहां से हरियाणा में उड़ रही है, वहां वहां से बेसिकली डेजर्टिफिकेशन बढ़ता जा रहा है। हरियाणा के अंदर एक प्रकार से रेगिस्तान बढ़ रहा है। हरियाणा थोड़े दिनों में शायद राजस्थान का ही पार्ट बन जाए। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टली अरावली हिल के डिस्ट्रक्शन को, एनसीआर में बढ़ते हुए पॉल्यूशन को रीजन बताया है। मतलब कि वो नेचुरल बैरियर था, लेकिन क्या करे, एक 31 की 31 हिल बेसिकली खा गई।
राजस्थान एनक्रोच्ड ऑन द हिमालयस टू रिप्लेस देम। आइए इसके बारे में बात करते हैं। नाउ दिस वाज द डेफिनेशन नवंबर 2025। इन्हीं चीजों के चलते हुए पीपल आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट इट वन वे और दी अदर। सुप्रीम कोर्ट करती है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट भी करती है, पर उनके कभी कभी जो सॉल्यूशंस होते हैं दे आर एक्चुअली मोर डेंजरस देन द प्रॉब्लम। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में गए तो सुप्रीम कोर्ट में अरावलीज को रीडिफाइन कर दिया। आइडिया ये था, क्योंकि अरावलीज 3 स्टेट्स में है, प्राइमरली गुजरात के अंदर है, राजस्थान के अंदर और हरियाणा के अंदर है, मेजरली राजस्थान के अंदर है। तीनों के तीनों स्टेट जो हैं वो अलग अलग डेफिनेशंस डिफाइन करते थे। सो दे फिगर्ड आउट दैट द प्रॉब्लम इज दैट कि शायद एक यूनिफॉर्म डेफिनेशन नहीं है, तो पूरे के पूरे देश तीनों स्टेट्स के लिए एक सिंगल डेफिनेशन मैनेज कर देनी चाहिए। द जजमेंट और द एडवाइस विच वाज गिवन टू द सुप्रीम कोर्ट वाज दैट कि उसी हिल को अरावली माना जाए जो कि बेसिकली 100 मीटर की होती है। तो जो 80 मीटर की है दैट इज नॉट एन अरावली हिल। ओके, जो 100 मीटर की है, सिर्फ उसी 100 मीटर से ऊपर की है, उसी को अरावली हिल। तो जो भी अरावली है वो कंप्लीट प्रोटेक्टेड हो जाएगी। दैट्स वाज अ गुड आइडिया, सोचने में काफी अच्छा लगता है। बट देन द रोड टू हेल इज पेव्ड एक्चुअली विद द गुड इंटेंशंस, यानी नरक जाने वाला जो रास्ता है उसके रास्ते में गुड अच्छी इंटेंशंस पड़ी हुई है। सिर्फ अच्छे इंटेंशंस होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि नरक जाने में भी बेसिकली ऐसी ही चीजें मिलती हैं, कोई खास बड़ी बात नहीं है। अरावली हिल वही होगी जो कि सिर्फ और सिर्फ 100 मीटर से ऊपर की होगी एंड अरावली रेंज। और क्लस्टर भी बन जाएगा। अगर दो हिल्स हैं और अगर इनके बीच में सिर्फ 500 मीटर का एरिया है तो इस पूरी की पूरे इसको क्लस्टर बना के इसको पूरा अरावली हिल मान दिया जाएगा। पर इसमें 2-3 इंपॉर्टेंट डेफिनेशन छोड़ देती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ये नहीं बताती है कि अगर एक हिल 100 मीटर की है, दूसरी 80 मीटर की है, तो फिर इसके बीच में कोई प्रोटेक्शन नहीं है। अगर एक हिल 100 मीटर की है, दूसरी हिल 100 मीटर की है, परंतु इनके बीच में अगर 600 मीटर का डिफरेंस है, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं। 100 मीटर के हिल को डिफाइन किया जाएगा, लेकिन अगर किसी ने इलीगली पैसा खिला के उसको 98 मीटर लिखवा दिया, उसको कौन नापने जाएगा, कैसे पता चलेगा? और एक बार अगर रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में, लैंड रिकॉर्ड्स में उस 102 मीटर की हिल को 98 मीटर लिख दिया, तो लिख दिया। कोई उसको फिर प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, फिर उसको नहीं बचा सकते। ना कोई जज जाएगा उसको नापने, ना मैं और आप जा सकते उसको नापने, ना ही मतलब देन इट इज गॉन, देन दैट 102 मीटर। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट या फिर गवर्नमेंट ये भी बताने से कतरा रही है, या उनके पास इस बात का जवाब भी नहीं है कि 105 मीटर के हिल है, ठीक है, जाके किसी ने इलीगली रात को 1 महीना लग के उसका ऊपर का पूरा हिस्सा धीरे 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 काट के उसको 90 मीटर की कर दिया, उसको 98 मीटर की कर दिया, तो फिर अब उसको हिल मानना बंद कर देंगे क्या? क्या अगर वो आर्टिफिशियली उसकी हाइट कम कर दी तब क्या करेंगे? इन चीजों के जवाब गवर्नमेंट के पास नहीं है, बिकॉज दे प्रोबेबली डिडंट थिंक इट नाउ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये किया इसलिए था कि क्लैरिटी मिल जाए, डिबेट खत्म हो जाए, लीगल प्रॉब्लम होना खत्म हो जाए, क्लैरिटी मिलेगी। परंतु मास एक्सक्लूजन क्यों? आइडिया ये है कि इससे सारी स्टेट्स के बीच में एम्बिग्युइटी हट जाएगी, एक यूनिफॉर्म साइंटिफिक मेट्रिक मिलेगा और लूपहोल्स हट जाएंगे इलीगल माइनिंग को रोकने में जो भी आ रहे थे। बट दिस क्रिएट्स अ न्यू प्रॉब्लम कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग राजस्थान के अरावली डिस्ट्रिक्ट में टोटल 1200 हिल्स को आइडेंटिफाई किया हुआ है। उसमें से सिर्फ 1048 हिल वो ऐसी हैं जो कि 100 मीटर से ऊपर की है। मोटा मोटी अगर देखा जाए तो 91.3% हिल्स जो है वो अरावली की डेफिनेशन से ही हट गई है। दो द सपोर्टर्स ऑफ दिस जजमेंट से कि इसका ये मतलब नहीं है कि अरावली को प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी, द रेस्ट ऑफ द अरावली इज आल्सो प्रोटेक्टेड, रादर एक्चुअली दे थिंक कि 98% ऑफ द अरावली इज प्रोटेक्टेड, ज्यादा से ज्यादा है, उसके हमने बड़े सारे से वो एरिया बना दे। बट इट डजंट मैटर व्हाट यू आर सेइंग टुडे, व्हाट मैटर्स इज द व्हाट यू कैन डू टुमारो, दैट इज व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, इज वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ 100 मीटर जो भी होगा वो एक सबसे पहले एक इकोलॉजिकल डिजास्टर होगा। इस पूरे वीडियो की जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो मैं यहां बताने वाला हूं, तो इसको हमेशा याद रखिएगा। अरावलीज जो है वो 700 किलोमीटर लंबा पहाड़ है, उसको पैचेस में प्रोटेक्ट नहीं किया जा सकता कि 100 मीटर यहां प्रोटेक्ट कर लो, 100 मीटर यहां कर लो, 100 मीटर वहां कर लो। ये एक कंटिन्यूअस इकोलॉजिकल बैरियर है, कॉन्टिन्यूअस। कुछ चीजें जो होती हैं उनको कॉन्टिन्यूअस ही बेसिकली प्रोटेक्ट किया जा सकता है। आपका जो घर होता है वो पूरा का पूरा घर होता है, राइट? उस वो घर के अंदर जितना भी एरिया है वो कॉन्टिन्यूअस आपका घर का है। हो सकता है सिर्फ आप एक बेड पे सोते हो, लेकिन उसके बावजूद भी पूरा घर आपका होता है, उसको कंटिन्यूअसली पूरे घर को कॉन्टिन्यूअसनेस में प्रोटेक्ट करना होगा। ये नहीं कहा जा सकता कि जिस जिस जगह पर इंसान बैठता है या सोता है सिर्फ उसी जगह को घर माना जाएगा, यानी कि बेड, सोफा और चेयर, इन तीनों के अलावा और किचन और बाथरूम, बस यहां पे क्योंकि आदमी बैठा या खड़ा होता है, इन्हीं चीजों को घर माना जाए। जहां पे आदमी लेटा नहीं है, जहां आदमी सोया नहीं है, यानी कि फर्श, आपके बेड के साइड में जो फर्श है, क्योंकि वहां पे आप सोते नहीं हो तो उसको घर नहीं मान सकते। Aravlis need to be protected continuously. Any definition that breaks that momentum between the hills
would is bound to be failed, will be bound to be misused one day, not tomorrow, then definitely day after tomorrow. होगा ही होगा. नेवरदलेस ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो गया, वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर. सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए, यहां पे एक लार्ज हैबिटेट है, ये 100 मीटर की हिल है, यहां पे एक लार्ज हैबिटेट है, ये 100 मीटर की हिल है, लेकिन ये बीच बीच की जो छोटी छोटी हिल है, यहां पर काम होना स्टार्ट हो जाएगा. शेर, चीते, लेपर्ड ऐसे नहीं रहते हैं कि इस 100 मीटर के हिल में यहाँ पे रह गए 2 किलोमीटर स्क्वायर में, उसके बाद बीच में से 4-5 रोड निकल गई है, क्योंकि वहां पे तो अरावली थी 40 मीटर की, तो वहां को काटना अलाउड था. उसके बाद दूसरी वाली हिल, वो जो कॉन्टिन्यूटी है उस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, वो सर्वाइवल के लिए नेसेसरी है. उसको मजाक में ऐसे उसको 4-5 एकड़ का पार्क नहीं दिया जाता है शेर को या चीते को उसको जिंदा रहने के लिए. नाउ अ लीगल 1-2 पंच जजमेंट एंड द न्यू फॉरेस्ट एक्ट. इस पूरी डिस्कशन में बहुत वेरी केयरफुली गवर्नमेंट पिछले साल हुए 2023 में जो अमेंडमेंट था फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट, उसको कंप्लीटली अवॉइड कर रही है डिस्कशन के लिए. ये बात ध्यान रखिएगा. इसको मैं और डिटेल में डिस्कस करता हूं, बताता हूं. फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट वो प्रोटेक्शन हटाता है डीम्ड फॉरेस्ट को अरावली के स्क्रबलैंड पे, इफ दे आर नॉट ऑफिशियली रिकॉर्डेड एज ए फॉरेस्ट इन द गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स. ये जो मैं अभी आपको बता रहा था सुप्रीम कोर्ट की गोदा वर्मन जो जजमेंट है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, अगर आप जाएंगे तो अरावलीज में कुछ गैर मुमकिन पहाड़ वाला एरिया होता है. गैर मुमकिन पहाड़ एक ऐसा एरिया होता है जहां पर एग्रीकल्चर नहीं की जा सकती, परंतु वो फुल फ्लेजेड फॉरेस्ट भी नहीं होता. ठीक है, फुल फ्लेजेड फॉरेस्ट भी नहीं होता है. उसमें ज्यादा एक्टिविटीज भी, एग्रीकल्चर वाली एक्टिविटीज, कुछ ऐसी प्रकार की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज भी पॉसिबल नहीं होती है. श्रब लैंड्स होते हैं छोटे छोटे से. तो सुप्रीम कोर्ट ने गोदावर्मन जजमेंट्स के द्वारा उनको भी प्रोटेक्ट कर दिया था. बट रिसेंटली गवर्नमेंट ने ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023 किया है. उस फॉरेस्ट गवर्नमेंट एक्ट के अंदर जो वो गैर मुमकिन पहाड़ यानी कि जो डीम्ड फॉरेस्ट होते हैं उनसे प्रोटेक्शन हटा दी गई है. इसके साथ मिला के अगर आप देखोगे अरावली जजमेंट को, अरावली जजमेंट जो 2025 की जो है, इट रिमूव्स द स्टेटस ऑफ द माइनिंग फ्रॉम एनी लैंडफॉर्म लेस देन 100 मीटर्स इन रिलेटिव हाइट. अगर ये दोनों कंबाइंड देखोगे तो अरावली के फुटहिल्स पर जो लो लाइंग स्क्रब फॉरेस्ट है, अब वो पोटेंशियली ना तो फॉरेस्ट माना जा सकता है, ना ही वो अरावली हिल माना जा सकता है. यानी कि इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि वहां पर कब माइनिंग और कब एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट हो जाए. नाउ अब बात करते हैं फुल फ्लेजेड एकदम डिटेल के अंदर, ताकि लंबा आपको पूरा का पूरा समझा सकूं. ठीक है, आइए. थोड़ा सा समय लगेगा, परंतु अगर आप पूरा पूरा चीज देखेंगे तो समझ जाएंगे. तो जान के जाइएगा. पता रहना, देखो मैं फिर से रिपीट करता हूं, मैं इस बारे में होपलेस हूं कि अरावलीज को प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा. दे विल बी डिस्ट्रॉयड बाय द गवर्नमेंट वन वे और द अदर. लेकिन आप हार मत मानिएगा, छोड़िएगा मत, सोशल मीडिया पे बोलते रहिए. राजस्थान के ही लोग बचाएंगे इसको, बाकी कोई भी नहीं. निकोबार के लोगों की आवाज जो है वो बेसिकली भारतीयों तक पहुंची ही नहीं, दिल्ली तक पहुंची नहीं, निकोबार में ही रह गई. ना वहां पे लोग थे उस आवाज को उठाने के लिए, उन ट्राइबल्स के पास सोशल मीडिया भी नहीं था. वो ट्राइब्स भी खत्म हो जाएंगे, उनका अस्तित्व मिट जाएगा, उनका घर भी टूट जाएगा, लेकिन उनकी बात ही किसी के पास नहीं पहुंची, किसी को पता ही नहीं चला. पर राजस्थान के लोगों को पता है ना. राजस्थान के लोग हम बचा तो नहीं पाएंगे, ये तो मैं जानता हूं, परंतु आप आवाज मत उठाना छोड़ना. इतिहास में कम से कम नहीं तो अरावली का पत्थर टूटे तो उसके ऊपर लिखा तो रहना चाहिए कि किसने ये पत्थर तोड़ा था. अरावली रेंज एक जियोलॉजिकल मार्वल है जो कि प्रोटीरोजोइक एरा से है. कहने का मतलब है कि 200-250 करोड़ साल पुराना है. ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन सिस्टम है अर्थ पे, प्रीसीडिंग बिलियंस ऑफ इट. 692 किलोमीटर का ये पहाड़ है. ये गुजरात, राजस्थान और हरियाणा और इसका एक हिस्सा बेसिकली नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली में भी पड़ता है. इसकी जियोलॉजिकल एंटिक्विटी के अलावा इसका नॉर्थ वेस्ट इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल सिस्टम फंक्शन भी है. इकोलॉजिकल बैकबोन की तरह काम करता है. एक प्रकार से नॉर्थ वेस्ट यानी कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के लिए पूरी की पूरी ग्रीन वॉल की तरह काम करता है, जो कि उस थार डेजर्ट का ईस्ट की तरफ जो एक्सपेंशन हो रहा है उसको रोके हुए है. वरना वो गैंगेटिक प्लेन्स जो हैं वो थोड़े थोड़े समय में धीरे धीरे करके रेगिस्तान बन जाएगी. इकोलॉजिकल सर्विसेज जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ कहने वाली बातें नहीं है, दे आर एक्चुअली क्वांटिफाइबल. पूरा का पूरा जो ये रेगिस्तान की जो अरावली की जो 700 किलोमीटर की पहाड़ी है, वो ग्राउंड वाटर रिचार्ज करती है एनसीआर रीजन में, जहां पर पहले से ही वाटर स्ट्रेस चल रहा है. उसके साथ साथ एक क्रूशियल क्लाइमेट मॉडरेटर और वाइल्ड लाइफ के लिए भी एक कॉरिडोर का काम करती है. लेपर्ड, हाइनास जो हैं, बड़े सारे से सेमी एरिड जो हैबिटेट्स हैं, उनको जोड़ के रखा है इसी अरावली ने. टू अंडरस्टैंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द 2025 जजमेंट, ये जो नवंबर 2025 में, इसके साथ हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं कि अरावलीज को क्यों वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगी. यहां पर शुरुआत करने से पहले मैं ये भी बता देना चाहता हूं कि वो जजमेंट दी थी हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जीएस गवई ने.
अपनी रिटायरमेंट से 3 दिन पहले। कोई जल्दबाजी नहीं थी, कोई ऐसा बहुत इमरजेंसी नहीं थी उस जजमेंट को देने के लिए। लेकिन जब कोई चीफ जस्टिस रिटायरमेंट होने से पहले-पहले कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स देता है, तो इट इट शुड रेज़, मतलब ये शक की सुई को खड़ा करना चाहिए, ना कि इसको अप्रिशिएट करने के लिए कोई बात नहीं है। इतनी जल्दबाजी नहीं थी। जब 3 दिन पहले तुम जल्दी-जल्दी से कुछ ऐसा महत्वपूर्ण काम करके चले जाओ, जिसको गवर्नमेंट बहुत दिल से चाह रही हो, तो even if you do not have any malicious intent, there shall be some questions you should be liable to answer. सबसे पहले बात करते हैं, आजकल जो हमारे मॉडर्न इंडियन फॉरेस्ट लॉज हैं, वो सुप्रीम कोर्ट की 1996 की जजमेंट टीएन गोदावर्मन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के ऊपर है। उस जजमेंट से पहले फॉरेस्ट जो था, वो उस लैंड को कहा जाता था जो कि इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के द्वारा डिफाइन किया जाता था। नाउ जो ये गोदावर्मन जजमेंट थी, इसने पूरा एक प्रकार से देश के जो फॉरेस्ट लॉज थे उनको रेवोल्यूशनाइज कर दिया। उन्होंने कहा कि जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है, वो हर उस लैंड पर अप्लाई होगा जो कि डिक्शनरी मीनिंग ऑफ द फॉरेस्ट में आते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ ओनरशिप और द क्लासिफिकेशन। मतलब कि एक प्रकार से फॉरेस्ट को डिफाइन करने के लिए हमारे देश में एक कानून एग्जिस्ट करता है, उसका नाम है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927। बहुत सारा सर लैंड, बहुत सारी सी जमीन, कई सारे छोटे-छोटे जहाँ पर श्रब्स व्रब्स होती थी, वो उसको नहीं डिफाइन करते थे उस लॉ के तहत। तो सुप्रीम कोर्ट की इस गोदावर्मन जजमेंट ने कहा कि जो फॉरेस्ट दिखता भी है, यानी कि डिक्शनरी मीनिंग में भी जो फॉरेस्ट आता है, दैट शुड बी कंसीडर्ड एज ए फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए। चाहे उसको आपने क्लासिफाई किया है या नहीं है, अगर वो डिक्शनरी मीनिंग ऑफ फॉरेस्ट में आता है, तो आप उसको करिए। डिक्शनरी मीनिंग का स्टैंडर्ड जो था वो अरावलीज के लिए क्रूशियल था। क्यों? क्योंकि अरावलीज में वो रेन फॉरेस्ट प्रकार के जंगल नहीं है, रादर वहां पर गैर मुमकिन पहाड़, यानी कि अनकल्टिवेबल हिल लैंड जो होती है, स्क्रब फॉरेस्ट जो होते हैं, वो बहुत ज्यादा है। और ऐसे गैर मुमकिन पहाड़ों को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने या गवर्नमेंट ने ऑफिशियली फॉरेस्ट की तरह नोटिफाई नहीं कर रखा था, परंतु इस जजमेंट के बाद एक प्रकार से वो भी लीगली फॉरेस्ट हो गए। सो ये जो डीम्ड फॉरेस्ट थे, अब इनको भी लीगल प्रोटेक्शन मिल गई अगेंस्ट दी नॉन फॉरेस्ट डाइवर्जन, माइनिंग के लिए या रियल एस्टेट डेवलपमेंट के लिए। इसी जजमेंट को, इसी ब्रॉड इंटरप्रिटेशन को सुप्रीम कोर्ट ने एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में भी यूज किया, और उसी केस की वजह से बेसिकली हरियाणा के अंदर इंपॉर्टेंट माइनिंग के बैन लगा दिए गए थे, और फरीदाबाद, गुड़गांव और मेवात में 2009 में ब्लैंकेट बैन लगा दिया कि अरावली में माइनिंग ना हो। वैसे यहां पे जो बात लिखी हुई है, माइनिंग का ब्लैंकेट बैन लगा हुआ है गुड़गांव में, परंतु मेरे यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 19 किलोमीटर की एक पहाड़ी है, मुझे अभी कल 2 दिन पहले गया था, वहां पर इस समय माइनिंग चल रही है। चलिए, सेकंड, सबसे पहले ये गोदावर्मन जजमेंट। गोदावर्मन जजमेंट के बाद जो सेकंड होता है, हमारे जो अरावलीज है उनको प्रोटेक्ट करता है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। ठीक है, इसी एक्ट को यूज करके गवर्नमेंट ने पहली बार 1992 में अरावली नोटिफिकेशन निकाला था। इस नोटिफिकेशन के तहत कुछ स्पेसिफिक अरावलीज एरियाज में बिना सेंट्रल अप्रूवल के कुछ सर्टेन एक्टिविटीज को प्रोहिबिट कर दिया गया था। दैट वाज द वे कि गवर्नमेंट उसको प्रोटेक्ट करना चाहती थी। गुड़गांव, हरियाणा, गुड़गांव, अलवर, जो 2 डिस्ट्रिक्ट हैं हरियाणा और राजस्थान के, नई इंडस्ट्रीज को, माइनिंग को, ट्री पेड़ को काटना, नए कंस्ट्रक्शन को, इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट को बेसिकली बैन कर दिया गया, जिससे अरावलीज में डिग्रेडेशन हो रहा था। तो ये 1992 का जो नोटिफिकेशन है, ये अरावलीज के लिए सबसे पहली डेफिनेशन है। ये ट्रेडिशनल रेवेन्यू लैंड कैटेगरीज के ऊपर डिपेंडेंट है, प्रोटेक्टेड अरावली लैंड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। दिस वाज एट दैट टाइम गेम चेंजर थी। वैसे 2 पर ही अप्लाई हो रही है, सिर्फ गुड़गांव और अलवर पे, राजस्थान में अलवर पे और हरियाणा में गुड़गांव पे, सिर्फ 2 पर हो रही थी, पर थोड़ी सी गेम चेंजर थी, बिकॉज इट एक्चुअली क्रिएटेड दैट आइडिया एंड क्रिएटेड दैट स्पेस फॉर द प्रोटेक्शन। इट रिमेन्स इन फोर्स, मतलब कि कोई भी प्रोजेक्ट खासकर से अलवर और गुड़गांव में होता है तो वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट की क्लियरेंस के बाद ही किया जाता है। देन द थर्ड वन, उसके बाद हरियाणा में अरावली लैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए तीसरा लॉ है, जिसको कहते हैं पंजाब लैंड प्रिजर्वेशन एक्ट। अब हरियाणा में ये जो पंजाब लैंड प्रिजर्वेशन एक्ट है, 1900 में बनाया था अंग्रेजों के द्वारा। ओरिजिनली वो सॉइल इरोजन को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी एरिया इसी एक्ट के तहत आते हैं, फॉरेस्ट क्वालिफाई करते हैं, उनको डाइवर्ट करने के लिए सेंट्रल अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी। तो एक दिस इज द लीगल टूल जिसकी वजह से है ये प्रोटेक्शन जो है, द पंजाब लैंड प्रिजर्वेशन एक्ट जो है, वो रियल एस्टेट जो लोग होते हैं, इंडस्ट्रीज जो है गुड़गांव की या फिर हरियाणा की, उनके लिए एक बेसिकली मेजर हर्डल बन गया रियल एस्टेट माइनिंग कॉम्प्लेक्स के लिए। इनके रिस्पॉन्स में हरियाणा गवर्नमेंट ने अटेम्प्ट किया है इस पीएलपीए एक्ट को 2019 में अमेंड करके गुड़गांव और फरीदाबाद जैसे अर्बनाइज्ड एरिया को यहां से एक्सक्लूड करने के लिए। This move that the Supreme Court stayed
अब जैसे ही एक प्रकार से गुड़गांव और हरियाणा में कुछ अरावलीज वाले एरिया हैं, काफ़ी पॉश एरियाज़ हैं। गवर्नमेंट चाहते हैं कि वहाँ पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाए, तो जगह मिल जाएगी और पैसा बन जाएगा। उसके लिए ज़रूरत था कि इस वाले पंजाब लैंड प्रिजर्वेशन एक्ट को थोड़ा-सा डाइल्यूट किया जाए। 2019 में हरियाणा गवर्नमेंट ने करने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट ने मोमेंटरली स्टे कर दिया, बट देखो वो मतलब बिल्ली को दूध दिख गया है, वो पिएगी, उसको तुम कितने भी रोकने की कोशिश करो, अगर उसको वो दूध वहां पे दिखा, वो उसको खाएगी, पक्का खाएगी किसी न किसी दिन। तो यहां पर ये स्पेसिफिकली हो गई है प्रॉब्लम एक स्टार्ट। तो पंजाब लैंड प्रिजर्वेशन एक्ट, कोशिश हरियाणा में कम से कम नहीं तो 30,000 से ज्यादा जो अरावली हिल्स का जो स्पेस है, जो कि गुड़गांव और फरीदाबाद के बीच में ग्रीन बफर का काम करता है, इसी प्रोटेक्शन को गवर्नमेंट 2019 में एक बार हरियाणा असेंबली ने पीएलपीए को अमेंड करने की कोशिश की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इमीडिएटली हरियाणा को धमकी भी दे दी ऑलमोस्ट, कि इट वुड बी इन ट्रबल इफ इट डन एनीथिंग टू अरावली फॉरेस्ट बाय डाइल्यूटिंग पीएलपीए। परंतु चिंता मत करो, सुप्रीम कोर्ट हमेशा बैठी नहीं रहती है सर पर, ये करते हैं। इनकी पॉलिसी और स्ट्रैटेजी ये है कि इतना तोड़ दो कि सुप्रीम कोर्ट किसको पनिश क्या करेगी। यू कैन सपोज इफ यू किल वन पर्सन और इमीडिएटली आपको पकड़ लिया जाए, तो यू कैन नॉट डू मच मोर डैमेज। पर अगर आप ये प्लान करके चले हो कि मैं तो 2 लाख लोगों को मार दूंगा, अब एक मर्डर की और 2 लाख लोगों के मर्डर की सेम सजा है। आदमी तो एक ही है, उसको मार लो, जाते से ज्यादा फांसी चढ़ा दो, क्या कर दोगे? दिस इज व्हाट द स्ट्रैटेजी which the real estate mafia or these people actually do. They go and they completely destroy it, क्योंकि एक पत्थर तोड़ने की भी उतनी सजा है और पूरे के पूरे 10,000 करोड़ के पत्थर तोड़ने की भी सेम ही सजा मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले जो आप नोटिस कीजिएगा कि गवर्नमेंट की तरफ से अरावलीज की तरफ इतनी स्ट्रांग प्रोटेक्शन नहीं है जितनी मोटा मोटी जाके सुप्रीम कोर्ट ने की है। ठीक है, रैम्पेड डिग्रेडेशन हो रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने पीरियोडिकली माइनिंग को बैन किया अरावलीज के लार्ज पार्ट में। एमसी मेहता नाम के एक एनवायरमेंटलिस्ट थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दिया था। उसमें 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिए गुड़गांव और फरीदाबाद के डिस्ट्रिक्ट में जितनी भी माइनिंग हो, मतलब कि दिल्ली के 5 किलोमीटर के बॉर्डर के अंदर अंदर। अक्टूबर 29-30 द कोर्ट एक्सटेंडेड दिस टू कंप्लीट बैन ऑन माइनिंग इन एंटायर अरावली हिल्स ऑफ द हरियाणा। ये सुन के आपको लग रहा होगा कि अरे वाह सर, मतलब 2002 से कंप्लीटली हरियाणा में इलीगल, मतलब अरावली में माइनिंग बैन है। अभी आके देखिएगा उसके बाद भी था पर डे की हर साल की कम से कम नहीं तो 50-60 इलीगल माइनिंग की कंप्लेंट्स हरियाणा में आती रहती हैं। इफेक्टिवली इलीगल माइनिंग जो है वो हरियाणा अरावली में शट डाउन हो चुकी है। उसके बाद एनसीआर के बाहर मिड 2010 में धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा सा कंट्रोल दोबारा से स्टार्ट हुआ। कोर्ट ने देखा कि शॉकिंग एनवायरमेंटल डैमेज हो रहा है, नॉन कंप्लायंस है प्रीवियस ऑर्डर से। आज भी माइनिंग हरियाणा के एनसीआर डिस्ट्रिक्ट में कोर्ट ऑर्डर के द्वारा प्रोहिबिटेड है। कुछ साइट्स हैं साउथ वेस्टर्न हरियाणा में जो कि 2015 के बाद स्ट्रिक्ट ओवरसाइट के बेसिस पर क्या नाम है इंप्लीमेंट या वहां पर माइनिंग की जा रही है। इस प्रोटेक्शन के बावजूद भी, पीएलपी एक्ट के बाद एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के बावजूद और गोदावर्मन जजमेंट और एमसी मेहता जजमेंट के बावजूद भी अरावली की प्रोटेक्शन में एक क्रिटिकल गैप रहता है कि अरावली की कोई साइंटिफिक डेफिनेशन नहीं है। ठीक है, हर स्टेट, राजस्थान होगी, गुजरात होगी, हरियाणा, अपनी अपनी मर्जी से डेवलपमेंटल एजेंडा के अकॉर्डिंग रेंज को डिफाइन करने की कोशिश करती है। नाउ राजस्थान, ये जो 100 मीटर की जो डेफिनेशन है, दिस हैज कम फ्रॉम राजस्थान। राजस्थान में 2006 से 2002 में एक कमिटी ने ये सजेस्ट किया था कि अरावली उसको माना जाए जो कि 100 मीटर से ऊपर का पहाड़ हो। उन्होंने 2006 में इसको इंप्लीमेंट भी करना स्टार्ट किया, बट इनकंसिस्टेंटी है, इनकंसिस्टेंसी है, मतलब कि जब मन करता है तो लगा दो, जब नहीं मन करता है तो नहीं लगा दो। अब सुप्रीम कोर्ट चाहती थी कि अब उसको पूरा का पूरा यूनिफॉर्म कर दिया जाए कि इसको ऐसे इनकंसिस्टेंटली ना यूज किया जा सके। हरियाणा, once hill were flattened by mining, they ceased to be Aravali, thus removing them protection। जैसे कि मैंने बताया, ये जो हरियाणा करता है यही बेसिकली बाद में राजस्थान भी करेगा। हरियाणा का सिंपल आर्गुमेंट है कि एक बार अरावली फ्लैट हो चुकी है तो अब यह अरावली रही नहीं ना, तो अब इस पे कंस्ट्रक्शन भी कर लेते तो क्या ही बुरा हो जाएगा। सो एक बार हिल को जमीन में मिट्टी मिला दो उनकी माइनिंग कर करके, तो उसके बाद दे आर एक्चुअली रिमूव्ड फ्रॉम द प्रोटेक्शन। ये एम्बिग्यूटी जो है इलीगल माइनिंग को अलाउ करती है करने के। अरावली वाज ऑफ्टन ट्रीटेड एज अ कलेक्शन ऑफ आइसोलेटेड पीक रादर देन अ कॉन्टिन्यूअस इकोसिस्टम। पिछले 30 साल में अरावली के डिस्ट्रक्शन का एक ही रीजन है कि उसको एक कॉन्टिन्यूअस 700 साल का पहाड़ नहीं माना जाता है, पर गवर्नमेंट की कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग ये वाला एरिया अरावली है भाई, इसको प्रोटेक्ट कर लो, और यहाँ नहीं है, इधर तो माइनिंग कर सकते क्योंकि ये अरावली है ही नहीं, क्योंकि ये तो छोटा पहाड़ है। जो छोटा पहाड़ होता है वो अरावली नहीं होता है। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो एंड ऑल द इन्फ्लुएंसर्स ऑल्सो, जो कि सोच रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट या फिर बेसिकली गवर्नमेंट अरावली को बचाने की कोशिश करेगी। नहीं करेगी, ये करेगी, वो मान ही नहीं रही है ना। ये स्पेसिफिक लैक्यूना है जो कि सुप्रीम कोर्ट एड्रेस करना चाहती थी 2024 में, और इसीलिए उन्होंने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई।
और उसी एक्सपर्ट कमेटी के बेसिस पे 2025 की जजमेंट दी। लेकिन वो एक्सपर्ट कमेटी ने जो डेफिनेशन दी है वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करती है जिसको सॉल्व करने के लिए ये बैठे थे। ये जजमेंट है इशू रिलेटिंग टू द डेफिनेशन ऑफ अरावली हिल्स एंड रेंजेस नवंबर 2025। ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, ओरिजिनल इंटरनेट पे अवेलेबल, आप इसको पढ़ सकते हैं। पढ़ते वक्त इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिखेगी आपको। जब भी कोई लोग बोलेंगे इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की तो जजमेंट नहीं पढ़ी है, जजमेंट नहीं पढ़ी, ये पढ़ी है सुप्रीम कोर्ट की, मैंने पूरी पढ़ के आया हूं आज। बेसिकली नवंबर 2025 में चीफ जस्टिस उस समय थे, अब एक्स हैं, BR गवई जो थे, उन्होंने डिलीवर की ये जजमेंट, जिससे बेसिकली पूरे के पूरे रीजन की एनवायरमेंटल गवर्नेंस जो है वो चेंज हो गई। कोर्ट ने एक्सेप्ट किया कि एक यूनिफॉर्म ऑपरेशनल डेफिनेशन होनी चाहिए। किसने बताई? उस कमिटी ने, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने बनाई थी। सुप्रीम कोर्ट की जो ये एक्सपर्ट कमेटी थी, इसमें फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, जियोलॉजिकल सर्वे, स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के भी लोग थे, इन्होंने प्लान किया था। नाउ दिस वाज इट। अरावली हिल, एनी लैंडफॉर्म अरावली डिस्ट्रिक्ट में जो कि 100 मीटर से ज्यादा का हो अपनी सराउंडिंग से, उसकी पूरी बेस और स्लोप्स विद इन द लोएस्ट कॉन्टूर लाइन वो प्रोटेक्टेड होगी। आप नोटिस कीजिएगा कि एनवायरमेंट मिनिस्टर या फिर जो इस जजमेंट के सपोर्ट में बात कर रहे हैं, वो कहते हैं कि एक र्यूमर फैल गया है, हम सिर्फ 100 मीटर के ऊपर प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, हम उस पूरी हिल को प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन ये बात किसी ने आज तक नहीं बोली। ये सब मानते हैं कि भाई तू उस पूरी हिल को, उस 100 मीटर की हिल को प्रोटेक्ट कर लेगा। हम ये नहीं करें कि 100 मीटर के ऊपर जो 10 मीटर था वो प्रोटेक्टेड और नीचे माइनिंग कर देगा, ऐसा किसी ने नहीं बोला। बट दे कीप ऑन सेइंग कि दिस इज द र्यूमर व्हिच दे यू आर स्प्रेडिंग। नोबडी इज स्प्रेडिंग, यू आर द वन हु इज स्प्रेडिंग द र्यूमर। और तुम ही उसी र्यूमर को रिपीट करके उसी को खुद ही फैक्ट चेक कर रहे हो। दिस इज अ गुड स्ट्रेटेजी व्हिच दे फॉलो। अरे सवाल उस 100 मीटर की पहाड़ी का है ही नहीं, सवाल उसके बाजू में खड़ी हुई 99 मीटर वाली पहाड़ी का। इसका क्या करोगे? ये तो पूरी खा जाओगे ना। 100 मीटर की तो तुम पूरी बचा लोगे, मान ली मैंने तुम्हारी बात। 99 मीटर को क्या करोगे? अरावली रेंज, उसके बाद क्लस्टर ऑफ 2 और मोर सच हिल्स इफ दे लाई विद इन द 500 मीटर ऑफ ईच। और अगर ऐसी दो पहाड़ियां इकट्ठे 500 मीटर के अंदर अंदर है तो फिर ये रेंज बन जाएगी। तो एक अरावली हिल है, और अगर दो इकट्ठी हो गई या तीन इकट्ठी होगी 500 मीटर के रेंज में, तो उसको पूरे की पूरी को रेंज बना दिया जाएगा। होगा क्या? वेल दिस क्रिएट दिस सिचुएशन। तो ये क्या करेगा, यहां पे एक अरावली रेंज होगी, यहां पे एक अरावली प्रोटेक्टेड होगी, एक अरावली का पहाड़ यहां बन जाएगा, एक अरावली का पहाड़ यहां पे एक अरावली की रेंज बन जाएगी, यहां पे एक अरावली की रेंज बन जाएगी। इस प्रकार से ये एक अरावली की रेंज और एक ये ऐसे दिखेगा, ये ऐसे स्मॉल पॉक्स बन जाएगा उस ग्रीन वॉल का, ऐसे हमारी अरावलीज बचेंगी। चलिए, इफेक्टिवली स्टैंडर्डाइज व्हाट इज प्रोटेक्टेड, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। कमिटी ने एम्फेसाइज किया कि पूरी की पूरी लैंड उस हिल के अंदर इवन बिलो 100 मीटर इज प्रोटेक्टेड। दो हिल जो बराबर होंगी वो पूरा का पूरा नो माइनिंग जोन बना देगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस क्राइटेरिया को एक्सेप्ट किया और साइमल्टेनियसली इंपोज कर दी, कोई भी नई माइनिंग लीज या रिन्यूअल नहीं होगा अक्रॉस द अरावली डिस्ट्रिक्ट इन 4 ऑफ द स्टेट्स अंटिल ए कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट प्लान ना बन जाए सस्टेनेबल माइनिंग का। This effectively is a continuous ban on the expansion which that, ठीक है। और उसके बाद ये भी अच्छी बात है, ध्यान रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कंप्लीट बैन कर दिया। अभी नई लीगल माइनिंग किसी को नहीं मिलेगी, मतलब नई लीज भी नहीं दे सकते हो अब इस समय, जब तक एक सस्टेनेबल माइनिंग का प्लान ना बता दो हमें अच्छी तरह से। दैट इज इन दी वर्क इन दी प्रोग्रेस राइट नाउ। दूसरा, इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने एक अरावली वॉल प्रोजेक्ट भी 2023 में बिगिन किया था। 1400 किलोमीटर का, 5 किलोमीटर का पूरा ग्रीन बेल्ट के रिस्टोर्ड फॉरेस्ट करने अरावली रेंज के अकॉर्डिंग। लेकिन खैर बना है, लेकिन अभी करना होना स्टार्ट नहीं हुआ है, बाद में बात करेंगे, ठीक है। चलिए, कोर्ट ने क्यों बोला यार? कोई से कहेगा सर कोर्ट ने क्यों किया? उनका सिंपल प्लान था कि ऑब्जेक्टिविटी और यूनिफॉर्मिटी के लिए। एक तो डाइवर्जेंट डेफिनेशन है स्टेट्स में, जिसकी वजह से इलीगल माइनिंग होती रहती है, यूनिफॉर्म मैट्रिक बना देंगे ताकि एनफोर्समेंट जो है वो ट्रांसपेरेंट हो सके। यहां पे सुप्रीम कोर्ट शायद एक बात भूल गया, जो लोग इलीगल माइनिंग कर रहे हैं वो इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसकी ट्रांसपेरेंट एनफोर्समेंट नहीं हो रही है। उनको पता है कि वो इलीगल माइनिंग कर रहे हैं, दे आर डूइंग इट, यू आर कॉलिंग इट इलीगल, इट्स एनी, वो तो इस जजमेंट से पहले भी इलीगल ही है ना, वो उसको किसने बोल दिया वो लीगल? देखो, एनफोर्समेंट में तो प्रॉब्लम तब है कि कोई आदमी इलीगल माइनिंग कर जाए और उसके बाद पता चले कि यार लॉ नहीं था, इलीगल नहीं है, मान पकड़ नहीं पा रहे इसको, इलीगल नहीं है ये आदमी तो लीगल कर गया। तब हमें इसको इसकी लीगलाइजेशन को इलीगल करना है। आपने उल्टा कर दिया, जो इलीगल कर रहे थे उसको लीगल करवा रहे हो। लॉजिकली कोई आदमी लीगली अरावलीज को डिस्ट्रॉय कर रहा है, आपको उसको प्रोटेक्ट करना है, तो जो उसकी लीगल चीजें थी उसको इलीगल डिफाइन करेंगे, राइट? लेकिन जो इलीगल कर रहा है वो तो इलीगल कर रहा है भाई, उसकी एनफोर्समेंट में पुलिस चाहिए, उसमें कोई लॉ थोड़ी ना, लॉ तो बना हुआ इसीलिए इलीगल कर रहा है, राइट?
तो ये इनका दिमाग देखो कितना तेज निकला। इलीगल हो रही है, इसको बचाने के लिए इसको लीगल कर दो, रादर देन यू शुड यूज दिस स्ट्रेटेजी व्हेन पीपल आर लीगली डिस्ट्रॉइंग समथिंग, हाउ डू यू स्टॉप देम, यू मेक देम इलीगल। नाउ पीपल आर डूइंग समथिंग इलीगल, दे विल डू इट, तुम्हारे कहने से रुक गए तो फिर तो पिछले 30 साल में रोक ही लेते तुम, बट नहीं, तुम्हारी सॉल्यूशन ये कि इलीगल कर रहे हैं, अब इनको लीगल कर दो, तो अब तो करेंगे नहीं क्योंकि हमने लीगल कर दी। अरावली की डाइवर्सिफिकेशन, जजमेंट ने एक्सप्लिसिटली ये रिकॉग्नाइज किया है कि अरावली जो हैं वो थार डेजर्ट का बैरियर की तरह काम करते हैं। भारत बेसिकली यूएन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन का सिग्नेटरी है, उसी के तहत हमारा अधिकार और हमारे ऊपर ऑब्लिगेशन बनती है डेजर्ट को प्रोटेक्ट, डेजर्ट को रोकने के लिए, और क्लस्टर सेफगार्ड। उसके बाद कोर्ट ने यह भी कहा कि इंटीग्रिटी ऑफ द रेंज को प्रोटेक्ट करने के लिए दे आर प्रिवेंटिंग द पीसमिल आइसोलेशन ऑफ हिल। ये जो स्टेटमेंट है ये मैं जजमेंट से लिख के लाया हूं, देखो क्या मतलब हाउ डिल्यूजनरी दे आर, और हाउ आई डोंट नो, मतलब सही शब्द नहीं मिल रहा है। कह रहे हैं कि वी आर प्रिवेंटिंग द पीस मिल आइसोलेशन ऑफ हिल्स। अरे तो पीस मिल तो तुमने कर ही दी ना, तुम क्लस्टर बना के कितने क्लस्टर बनेंगे बताओ। पूरे देश में अरावली की 1048 हिल है जो कि 100 मीटर से ऊपर की है। ये डेटा तो एग्जिस्ट नहीं करता कि 500 मीटर की कितनी है, कितनी निकल जाएंगी, 5, 20, 25, 40, 50 निकाल लो, 100, 200, 200 क्लस्टर बचेंगे। 700 किलोमीटर की जमीन, 700 किलोमीटर की पहाड़ियों में 200 क्लस्टर नहीं निकलेंगे यार, ये अरावलीज बचाओगे तुम लोग। सस्टेनेबल माइनिंग नॉट अ बैन, कोर्ट ने ये रिजेक्ट कर दिया फॉर परमानेंट ब्लैंकेट बैन ऑन द माइनिंग, इसलिए क्योंकि परमानेंट तो ब्लैंकेट बैन खैर कर भी नहीं सकते, क्या ही करेंगे यार, इकोनॉमिक एक्टिविटीज इतनी होती है। तो कोर्ट ने कहा कि यार हम करेंगे मैनेज सस्टेनेबिलिटी अप्रोच, अरावलीज में माइनिंग होगी पर इस प्लान से होगी कि सस्टेनेबल हो, एंड वी विल मैनेज इट एज मच एज पॉसिबल। अभी के लिए मोरेटोरियम है, मोरेटोरियम का मतलब है कि नई माइनिंग लीज नहीं दी जाएंगी और किसी का भी रिन्यूअल भी नहीं किया जाएगा जब तक ये मैनेजमेंट प्लान फॉर सस्टेनेबल माइनिंग फाइनलाइज नहीं किया जा सकता। ये जो है इस समय अंडर वर्क्स है। दूसरा, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, नेशनल पार्क्स है, टाइगर रिजर्व्स हैं और जो बाकी इको सेंसिटिव जोन है इस 700 किलोमीटर की रेंज में, वहां पर स्ट्रिक्ट प्रोहिबिशन है, इनवायोलेटिव है, वहां पर नहीं करना है कुछ भी। और अभी तक जो एग्जिस्टिंग लीज है उनको अलाउ करते हैं, लेकिन कंप्लायंस जो है नई कमेटी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग करना है, ठीक है। ना जो ये 100 मीटर की जो कंट्रोवर्सी है, जजमेंट ऑब्वियसली एडमिनिस्ट्रेटिव क्लैरिटी के लिए बनाई थी, लेकिन कुछ लोगों ने पढ़ ली। ये जो 100 मीटर का रूल है, एक तो आर्बिट्री है, अनसाइंटिफिक थ्रेशोल्ड है और इंडिया की एंशियंट इरोडेड माउंटेन सिस्टम के जियोमॉर्फोलॉजिकल रियलिटी को इग्नोर करता है। एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, जैसे कि आप लोग ये आर्गुमेंट सुनेंगे सोशल मीडिया पर चल रहा है इंस्टाग्राम के ऊपर कि पता है हिल कौन सी होती है, हिल तो 600 से 900 मीटर की होती है एक्चुअली में तो, और यूरोप में तो 300 मीटर का होता है। एक्चुअली में वो जो हिल की जो डेफिनेशन है वो उसको नापने के लिए, ज्योग्राफिकली मैपिंग के लिए, मतलब मैप में उसको हिल को रखना होता है। तो यूरोप में जो मैप के लिए है कि भाई किस चीज को हिल, मैप में हिल रखे या ना रखे, उसकी उसकी हाइट है 300 मीटर। और जनरली स्पीकिंग हिल ज्योग्राफिकल डेफिनेशन है कि उस प्रकार की पृथ्वी के उठे हुए उभार को जो कि 600 से 900 मीटर के बीच में आता हो, उसके ऊपर उसको पहाड़ कहना सर माउंटेन कह देते हैं, और 600 से 900 मीटर तक का जो होता है उसको बेसिकली हिल कहा जाता है। बट दोज आर फॉर द ज्योग्राफिकल बुक्स एंड फॉर द मैपिंग पर्पसेस, नॉट फॉर द कंजर्वेशन पर्पसेस। ये कोई एहसान नहीं है। अरावली में 600-900 मीटर इसलिए नहीं लगते क्योंकि 250 करोड़ साल पुराने पहाड़ है, ये इरोडेड है ही नहीं पहाड़ी। जब तुम इसकी मैक्सिमम पहाड़ी 2000 मीटर तक की है, माउंट आबू वाली। तो वो फालतू का आर्ग्यूमेंट वो बेसिकली मिसडायरेक्ट करने के लिए देते हैं। नाउ गवर्नमेंट खुद के ये जो इसका जो ये 100 मीटर की जो पहाड़ी का जो ये आर्ग्यूमेंट है, इसका सबसे ज्यादा जो डैमनिंग क्रिटिक है वो खुद गवर्नमेंट के डेटा से आते हैं। क्योंकि ये जो 100 मीटर का क्राइटेरिया है, ये अरावलीज को प्रोटेक्ट करने की बजाय अरावलीज को एक्चुअली में एक्सक्लूड कर रहा है। 12,000 अरावलीज की पहाड़ियों का जो एनालिसिस है वो दिखाता है कि सिर्फ 1048 ही 100 मीटर पे आती है। इस हिसाब से सिर्फ और सिर्फ 8.7 मीटर जो लैंडफॉर्म है वो अरावली है, बाकी है ही नहीं अरावली। दे आर जस्ट लाइक चेंजिंग द नेम। 6 मीटर से ऊपर का जो आदमी है वो इंसान है, वो वोट किया करेगा, और 6 मीटर से जो नीचे का आदमी है उसको ह्यूमन बोलना ही बंद कर दिया। ही इज नॉट अ ह्यूमन एनीमोर। 6 मीटर के हो तो वी विल प्रोटेक्ट यू, और दो 6 मीटर के लोग शादी है तो हम इसको फैमिली भी बोल देंगे। लेकिन एक 6 मीटर का है और एक 5 मीटर का है तो ये गया। 5 मीटर से 6 मीटर से नीचे के जितने भी लोग हैं, 6 मीटर या 6 फीट, फीट मीटर तो होता भी नहीं है, मीटर का तो आदमी कोई भी नहीं होता है। 6 फीट से नीचे के आदमी का 6 फीट, भाई साहब, टोटल एक्सक्लूजन। और अगर हम 1,18,575 आइडेंटिफाई हिलक्स, हिलक्स मतलब कि बहुत सारी अरावलीज में 20 मीटर से भी पहाड़ी है। देखो यहाँ पे अभी ये इंपॉर्टेंट डेटा, किसी को ये वाला भी नहीं डिस्कस कर रहे हैं हम लोग।
ये 1048 तो बड़ी पहाड़ियां हैं। उसके बाद अरावलीज में यार सब कुछ 20 मीटर से नीचे का ही है मोटा मोटी देखा जाए तो, और इस प्रकार के कम से कम 1,18,575 छोटी 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 हिलक्स जो है वो आइडेंटिफाई है। वो तो है ही नहीं 99%, 100 मीटर छोड़ो, वो तो पहले से ही पता है 20 मीटर से नीचे की है। भाई साहब, डेफिनेशन मेजर्स हाइट फ्रॉम द लोकल रिलीफ रादर देन द मीन सी लेवल। ये देखो, और क्या नाम है, आप शिमला की हाइट सुनिए, शिमला का क्या लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड है। एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है? 8,848 मीटर। पता है कहां से काउंट करते हैं? सी लेवल से, मतलब कि मुंबई का जो लेवल है उससे 8,848 किलोमीटर पे है एवरेस्ट, ना कि नेपाल से काउंट कर रहे हैं। लेकिन अरावलीज को जो है ये मीन सी लेवल से काउंट नहीं कर रहे हैं, अरावलीज को काउंट करेंगे ये लोकल रिलीफ से, यानी कि वहां की लोकल धरती की लोकल वाली रोड से। वो वैसे ही हट जाएगी, मतलब कि ये जितनी 1,048 है ये भी जाएंगी इसमें से, मैं बता रहा हूं काफी सारी सी। अगर हिल किसी प्लेट्यू पे बैठी हुई है, चाहे वैसे मतलब मीन सी लेवल से तो देखा जाएगा तो वो 400 मीटर काउंट होना चाहिए उसकी हाइट, लेकिन 80 मीटर फ्रॉम इट्स बेस। अंडर द एफएसआई ओल्डर डेफिनेशन, जो कि स्लोप 3 डिग्री से ज्यादा था वो प्रोटेक्टेड होता था। सुप्रीम कोर्ट की नई डेफिनेशन में उसको काउंट नहीं किया जाएगा, इट उसमें सिर्फ और सिर्फ हाइट काउंट कर रहे हैं। इट इफेक्टिवली डी क्लासिफाइज जो हाई प्लेट्यू हैं, जो कि जनरली स्पीकिंग अरावलीज को प्राइमरली अरावली रेंज का मेजर हिस्सा है। इकोलॉजिकल इंप्लीकेशन क्या होंगे यार? 100 मीटर से ज्यादा की जो 100 मीटर की जो पहाड़ी है ना, वो सिमेंटिक इशू नहीं है सिर्फ और सिर्फ, इट इज एन इकोलॉजिकल डिजास्टर इन मेकिंग। ग्राउंड वाटर रिचार्ज यही लो लाइंग हिल्स करती हैं, यही प्राइमरी रिचार्ज जोन्स है। 100 मीटर के ऊपर पहाड़ी में थोड़ी ना ग्राउंड वाटर हो रहा है, वो तो पानी का बह के नीचे इन्हीं पहाड़ियों में जो 20-20, 25-25, 30-30 मीटर की है, यही पानी दे रही है राजस्थान को, जयपुर को, जोधपुर को, हरियाणा को, राजस्थान, उत्तर प्रदेश को, मध्य प्रदेश को, यहीं से आ रहा है वो पानी, वो छोटी पहाड़ियों से। लेकिन वो खुली पड़ जाएंगी अब। उनका पोरस रॉक स्ट्रक्चर है, वाटर को एक्विफियर में सीप इन अलाउ करता है। पेइंग ओवर और माइनिंग दीज नॉन हिल्स, यही हाइड्रोलॉजिकल जो लाइफलाइन होगी एनसीआर की उसको तोड़ देगा। 500 मीटर का जो क्लस्टर है, ये रूल ये सोच ये मतलब दिस 500 मीटर का क्लस्टर बना देंगे हम। दिस रूल फेल्स टू अकाउंट कि जो वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है वो बहुत लंबे हैं यार, वो मतलब 50-50 किलोमीटर तक सिर्फ और सिर्फ छोटी छोटी 20-20, 30-30 मीटर, 10-10 मीटर की पहाड़ियां हैं उधर। ये एक्सक्लूजन ऑफ सिर्फ आइसोलेटेड हिल्स एक फ्रेगमेंटेड लैंडस्केप बनाएंगे। जो लेपर्ड्स हैं और जो दूसरे जानवर हैं, हिरन है, अंगलेट्स हैं, उनकी पॉपुलेशंस को आइसोलेट कर देंगे। जेनेटिक बॉटल लैकिंग होगी, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाएगा, बढ़ेगा, लेकिन इनको समझ में नहीं आएगा बाद में। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात सुनिए, इसके साथ साथ, और ये एनवायरमेंट मिनिस्टर भी नहीं बता रहे और ये कोई ये इन्फ्लुएंसर भी नहीं बता रहे सारे के सारे, इंटरप्ले विद द फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2023। अरावली जजमेंट को जरूरी है इसी फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट के साथ देखना, जिसने पूरे के पूरे इंडिया के फॉरेस्ट लॉ को फंडामेंटली ऑल्टर कर दिया है। इन दोनों लॉज की जो सिनर्जी है, उससे जो वो डिस्ट्रक्शन है, उस पर दो चांद लग जाएंगे इकट्ठे, मतलब कि डबल स्पीड से करनी होनी स्टार्ट होगी। दिस क्रिएट्स अ रेगुलेटरी एनवायरनमेंट दैट फैसिलिटेट्स द डी नोटिफिकेशन ऑफ द डीम्ड फॉरेस्ट। अब बात समझ रहे हैं कि अरावली में जो फॉरेस्ट है वो रेन फॉरेस्ट टाइप के फॉरेस्ट नहीं है, दोज आर डीम्ड फॉरेस्ट, गैर मुमकिन पहाड़। ऐसे एरियाज जो कि नोटिफाई नहीं किए जाते हैं फॉरेस्ट के, लेकिन टेक्निकली फॉरेस्ट होते हैं एक प्रकार से, वो लो लाइंग श्रब्स जहां पे थोड़ी झाड़ी वाड़ियां बनी रहती हैं, एग्रीकल्चर नहीं हो सकती, थोड़ी सी स्लोप पे होती है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज नहीं हो सकती। अब यहां पर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ने ये जो एप्लीकेबिलिटी है रिस्ट्रिक्टेड दिस, ठीक है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 2023 में किया गया, उन्होंने कहा कि उसी को फॉरेस्ट मानो भाई जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 में आएगा, या फिर उसी को फॉरेस्ट माना जाएगा जो कि ऑन और आफ्टर अक्टूबर 25 1988 के 1980 के बाद किया गया है। दिस अमेंडमेंट इफेक्टिवली जो गोदावर्मन प्रोटेक्शन है, जो कि डीम्ड फॉरेस्ट यानी कि गैर मुमकिन फॉरेस्ट को, गैर मुमकिन पहाड़ यानी कि जो कि रिकॉर्डेड नहीं है लेकिन दे लुक लाइक फॉरेस्ट, उसको बता देते हैं अनटिल स्टेट्स स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड। और अरावली में ज्यादातर इसी प्रकार के गैर मुमकिन पहाड़ हैं और कम्युनिटी लैंड है, इनको रिकॉर्ड नहीं किया जाता है फॉरेस्ट की तरह, और उसके ऊपर से गवर्नमेंट ने ये प्रोटेक्शन हटा ली है गैर मुमकिन पहाड़ की। नाउ अरावली जजमेंट कॉम्प्लीमेंट्स दिस बाय रिमूविंग देयर स्टेटस एज अरावली। और अब वही जो गैर मुमकिन पहाड़ है उसको तुम अरावली हिल्स भी नहीं बोल सकते। सो एक प्रोटेक्शन उसके ऊपर गोदावर्मन जजमेंट से थी कि वो गैर मुमकिन पहाड़ था, और दूसरी प्रोटेक्शन उसके ऊपर थी कि वो अरावली लैंड कहा जा सकता था। दोनों चीजें हटा ली, एक पिछले साल हटाई थी और एक उसके बाद ही हटाई थी, ऑल प्लान्ड चल रहा है। आपको लग रहा है कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, दिस इज ऑल इन टेंडम। यू आर ओनली
गुस्सा आ रहा आपको सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के ऊपर। ये 2023 वाला जो ये जिसमें गैर मुमकिन पहाड़ यानी डीम्ड फॉरेस्ट को हटाया गया, इट्स लाइक कि अब अरावली वो जो छोटे मोटे श्रब्स हैं वो गैर मुमकिन पहाड़ है, बट दे आर नॉट कंसिडर्ड एज ए फॉरेस्ट। ओके, आर दे कंसिडर्ड एज अरावली? नो, आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दे आर नॉट इवन अरावली। सो इट्स ओपन टू माइनिंग और कंस्ट्रक्शन और एनीथिंग एल्स इफ यू वांट, नॉट टुडे देन टुमारो। तो मतलब कि लो लाइंग स्क्रब फॉरेस्ट इन हरियाणा दोनों की दोनों पहुंच गई। इट इज नॉट ए फॉरेस्ट अंडर एफसीए, फॉरेस्ट अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ है। इट इज नॉट एन अरावली हिल क्योंकि ये 100 मीटर से नीचे का है, यानी कि ये माइनिंग या रियल एस्टेट के लिए अलाउड है बिना सेंट्रल एनवायरमेंटल क्लियरेंस के। ये जो फॉरेस्ट एक्ट है 2023 में जो अमेंडमेंट हुआ है, इट एग्जेम्प्ट्स लैंड विद इन 100 किलोमीटर ऑफ इंटरनेशनल बॉर्डर फॉर स्ट्रेटेजिक लीनियर प्रोजेक्ट्स। लॉजिकल है। अब अरावली बॉर्डर पर नहीं है, ठीक है, अरावली बॉर्डर पर नहीं है, लेकिन इस एक्ट के तहत एक ब्रॉड एग्जेम्पशन है सिक्योरिटी रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर और पब्लिक यूटिलिटी प्रोजेक्ट्स पे, ठीक है। अप टू 5 हेक्टर इन द एक्सट्रीमिज्म एरिया, बट पोटेंशियली ब्रॉडली इंटरप्रेट करके लूपहोल्स क्रिएट किए जा सकते हैं। मतलब कि एक्ट अलाउ करता है कि नॉन फॉरेस्ट पर्पस जैसे कि जू या इको टूरिज्म सफारीज के लिए आसानी से वो लैंड को यूज किया जा सकता है। दिस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू अरावलीज। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिसेंटली हरियाणा गवर्नमेंट ने एक बड़ी लंबी मैसिव जंगल सफारी 10,000 एकड़ के एरिया में बनाने की कोशिश की थी अंडर द न्यू लॉ। उसमें बहुत ज्यादा फॉरेस्ट क्लियरेंसेस की जरूरत पड़ना बंद हो जाएगा। तो दिस everything is happening is due to the money. There is an immense amount of money for the government, MPs, MLAs, the CMs, the mafias, the mining mafia, the industrialist, क्या कहते हैं ये लोग जो स्टोन क्रशर होते हैं, इन सब के लिए खुला अथाह पैसा है। It's a traditional development versus environmental debate. लोग आपको कहेंगे कि तुम्हारे घर में मार्बल लगा हुआ है, वो कहाँ से आएगा? वो कहां से आएगा? अगर अगर मार्बल लगने के लिए अरावली को तोड़ना है तो मत लगाओ मार्बल, छोड़ दो, बंद करवा दो उस मार्बल को। ये कोई प्राउडली बात नहीं है। पूरे के पूरे देश का जो मार्बल है वो अरावली को लगा, तब क्यों नहीं बोला? दिस इज अ डिजीज, कैंसर की डिजीज लग गई है हमारे देश के वासियों को। तब क्यों नहीं बोला? तब क्यों नहीं बोला? क्योंकि तू पैदा नहीं हुआ था तब, इसलिए नहीं बोला झंडू। The political economy of the region is addicted to the rents from extraction. Political economy, यानी all those politicians. राजस्थान का रेवेन्यू इंजन है। ज्यादातर अरावली जो है वो राजस्थान में है, वही अरावली में सबसे ज्यादा माइनिंग होती है। सिर्फ और सिर्फ इकोसिस्टम नहीं, एक मिनरल रिपोजिटरी है। 2024 से 2025 का फिस्कल ईयर में 9,228 करोड़ राजस्थान को माइनिंग रॉयल्टी मिली थी। अरावलीज में माइनिंग, मतलब कि हर साल के 10,000 करोड़। दिख रहा है ना आपको पैसा, कितना पैसा है? अगले 10 साल में 1 लाख करोड़ सिर्फ और सिर्फ ये निकालेंगे, और ये तो अभी स्ट्रिक्टनेस में निकल रही है। जब खुला हो जाएगा तो ये पैसा और भी बढ़ेगा। स्टेट अग्रेसिवली मिनरल ब्लॉक्स को ऑक्शन करता है। राजस्थान ने 100 से ज्यादा मेजर मिनरल ब्लॉक्स को ऑक्शन किया है स्पेसिफिकली, और खासकर से 2024 से 2025 में तो पिछले 1.5 साल के अंदर 64 ब्लॉक को ऑक्शन कर दिया है। स्टेट इज द मोनोपोली प्रोड्यूसर ऑफ लेड, जिंक एंड वॉल्स्टोनाइट। रिसेंटली क्रिटिकल मिनरल्स जैसे कि पोटाश या रेयर अर्थ मिनरल्स जो हैं वो भी वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स में डिस्कवर हुए हैं। उसकी वजह से ये और ज्यादा माइनिंग फ्रेंड पॉलिसी फ्रेमवर्क यूज करेंगे, एंड पीपल विल एक्चुअली ब्लेम यू फॉर बीइंग एन इडियट कि हमें रेयर मिनरल्स चाहिए, रेयर मिनरल्स चाहिए, हमें तो ये चाहिए क्रिटिकल मिनरल्स, इसके लिए अरावली इसको तोड़ना जरूरी है। इस गिल्ट में आने की कोई खास आवश्यकता नहीं है। कुछ चीजें नहीं होती हैं तो नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर घर में सोना रखा हुआ है तो ऐसा नहीं कि उसको बेच के उससे BMW खरीद लेनी चाहिए, ठीक है। समाज की बात सोचिए, समझिए। ये नहीं है कि मम्मी का एक पुराना 30 साल पुराना सोना रखा हुआ है, वेल्थ है, प्रॉपर्टी है, उसको बेच के BMW ले लेते हैं मम्मी। अरे मम्मी पैसा पड़ा हुआ अपना ही है, इसको यूज नहीं करेंगे तो कहां समाज में इज्जत बढ़ेगी? इसको कौन देख पा रहा है? अरावलीज में रेयर अर्थ मिनरल्स पड़े हैं तो पड़े रहने दो। अगर अरावलीज को बचाने के लिए उनको वहां पे पड़े रहने दो। कुछ चीजें नहीं है तो नहीं है। हरियाणा असली में हरियाणा असली जो आइडियाज जो आए ना सारे के सारे अरावली को काटने के इल्लीगली, वो सारे के सारे हरियाणा से उड़े। हरियाणा में जुडिशियल बैन लगते रहते हैं और एक माइनिंग माफिया रखता रहता है। स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट में बैन है, लेकिन उसके बाद भी हरियाणा की जो लीगल माइनिंग का जो रेवेन्यू है 5 करोड़, मतलब 2010 में तो कतई बैन हो रखा था, तो तब तो 5 करोड़ था, वो बढ़ के टोटल 350 करोड़ हो गया। सोचो, ये है जब सब कुछ बैन है, तब तो 300-350 करोड़ रुपए का ये लोन ले रहे हैं, ठीक है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इंडिकेट्स द स्कोप ऑफ एक्सट्रैक्शन इन द परमिटेड जोन्स। महेंद्रगढ़, भिवानी में यहाँ पे तो परमिटेड, जैसे फरीदाबाद और या गुड़गांव में यहाँ तो माइनिंग कंप्लीटली बैंड है, ठीक है, होलिस्टिकली। लेकिन महेंद्रगढ़ और भिवानी में जहाँ पर
परमिटेड है उसमें धीरे धीरे और एक्सट्रैक्ट करने लग जाते हैं, और बैंड जोन्स हैं उनको खोलने के धीरे धीरे प्रेशर डालते रहते हैं। 2025 का एक ऑडिट है, क्या कहते हैं, चरखी दादरी और भिवानी में माइनिंग ने 2 बिलियन साल के पूरे इकोलॉजिकल हेरिटेज को वाइप आउट कर दिया है। महेंद्रगढ़ में डीप माइनिंग जो है एक्वीफायर्स को ब्रीच कर चुकी है। ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो 1500 से 2000 फीट तक गिर गया है। डार्क जोन बन गए हैं जहां पे एग्रीकल्चर कंप्लीटली कोलैप्स कर रही है। नू और गुरुग्राम जहां पर माइनिंग बैन है वहां पर इलीगल माइनिंग चलती रहती है। 2025 की जजमेंट की एक रिक्वायरमेंट है कि ड्रोन सर्वेलेंस किया जाए और डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स बनाई जाए। ये स्पेसिफिकली उसी चीज के सिस्टमेटिक फेलियर का एक एक्नॉलेजमेंट है। 5 इलीगल माइनिंग केसेस डेली सिंस 2019 इन हरियाणा। जो भी इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर या फिर यूट्यूब इन्फ्लुएंसर आपको बताता है कि सुप्रीम कोर्ट इसको इलीगल माइनिंग को रोक देगी, उनसे ये सवाल पूछिए कि भाई हरियाणा में 2019 से लेकर आज तक 5 इलीगल माइनिंग पर डे के केस आ रहे हैं। 350 करोड़ रुपए की तो पेनल्टी लगा ली रिकवर करके 5 ईयर्स में। सोचिए, जो लोग 350 करोड़ की पेनल्टी देने के लिए तैयार हैं, इसका मतलब ये है कि वो कम से कम नहीं तो 4000 करोड़ 5000 करोड़ रुपए तो कमा ही रहे होंगे। जब आप, कभी कभी ऐसा होता है कि आप कुछ ऐसा इलीगल काम करते हो कि पेनल्टी वर्थ इट होती है। आपको पता है कि ये इलीगल काम करूंगा 15 करोड़ रुपए कमा लूंगा, पेनल्टी लगेगी 1 करोड़, चलो ठीक है 1 करोड़ रुपए पेनल्टी दे देंगे, 14 करोड़ रुपए जेब में। द स्टेट गेट्स रेवेन्यू, माइनर गेट्स मिनरल्स, बट जहां जहां ये बनती है उन गांव में डस्ट, रोड्स, सब कुछ बर्बाद हो जाता है। Day after a hillock in the Aravalli range on the Haryana-Rajasthan border was blasted by the mining mafia, यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर ने क्लियर किया कि इशू इज अ स्टेट सब्जेक्ट। जब अरावली टूटती है तो यही जो यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री है ये अपना पल्ला झाड़ के बोल देता है कि ये तो स्टेट का काम है। देखिए, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री कह रही है कि ये इशू तो स्टेट का सब्जेक्ट है। पूरी की पूरी अरावली रेंज की पूरी हिल को क्या नाम है तोड़ दिया गया। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया 2018 में एक रिवील करता है कि 31 अरावली रेंज की हिल राजस्थान के अंदर डिसअपियर्ड ड्यू टू रैम्पेंट इलीगल माइनिंग, और ये कह रहे हैं कि जस्ट बिकॉज की उसको 100 मीटर की कर देंगे तो ये सब कुछ बचा लेंगे। झूठ बोल रहे हैं तुमसे। अरावली को खत्म कर दिया जाएगा, खा जाएंगे अरावली को, खोद देंगे। मैं और आप इसको बचा नहीं पाएंगे। राजस्थान के लोगों से मेरी एक पर्सनल रिक्वेस्ट है, चीखो और चिल्लाओ और जरूरत पड़े तो सोशल मीडिया को भर दो, इनकी बात मत सुनो। देयर इज नथिंग दैट दिस जजमेंट विल डू। इसको बदलवाओ, इसको वापस। अरावलीज को अगर प्रोटेक्ट करना है तो पूरे के पूरे अरावलीज को प्रोटेक्शन का मिलना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ सस्टेनेबल माइनिंग, कंट्रोल्ड माइनिंग होनी चाहिए। और अगर इलीगल माइनिंग के ऊपर कंट्रोल ना कर पाए तो उस एसपी को फायर कर दो, उस आईएएस को सस्पेंड कर दो उस एरिया के। उस एमएलए को, एमपी को कभी दुनिया में जिंदगी में कभी दोबारा एमएलए एमपी बनने का अधिकार नहीं होना चाहिए जिसके एरिया में इलीगल माइनिंग होने लग रही है। बट होती रहेगी क्योंकि हम लोग रहते डेमोक्रेसी में हैं, परंतु हमारे पास कोई शक्ति नहीं है। एनसीआर का कंस्ट्रक्शन, ये डिमांड जो है इक्वेशन एनसीआर की, अरावलीज प्राइमरी सोर्स हैं एग्रीगेट सैंड की। एनसीआर का जो रियल एस्टेट का बूम चल रहा है, जैसे ही कोई डिसरप्शन होती है, चाहे कोर्ट बैन हो, पॉल्यूशन कंट्रोल होता है, तो प्राइस बढ़ जाता है यहां पर घरों का। रिसेंटली राजस्थान ने रॉयल्टीज हाइट कर दी थी विच डायरेक्टली एस्केलेटेड द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट्स इन द एनसीआर। कंस्ट्रक्शन बैंस जो कि पॉल्यूशन कंट्रोल को बनाते हैं, उनके इकोनॉमिक रिपल इफेक्ट होता है। डेली वेज लेबरर्स जो होते हैं उनके ऊपर इंपैक्ट होता है, प्रोजेक्ट्स खत्म हो जाते हैं। इंडस्ट्री, द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हैविली लॉबी करती है कि ये जो 100 मीटर रूल है ये काफी अच्छा होगा क्योंकि इससे एक प्रिडिक्टेबल लीगल सप्लाई मिल जाएगी और स्टेटस को बदल जाएगा। एक इसके बीच में सारंदा के बारे में मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा। दिस इज द कॉन्टेक्स्ट यू शुड अंडरस्टैंड। वेयर इज दिस सस्टेनेबल माइनिंग प्लान इज कमिंग फ्रॉम? दैट इज कमिंग फ्रॉम द सारंदा फॉरेस्ट, झारखंड के सारंदा फॉरेस्ट में, जो ये मिडल पाथ है। ये डेवलपमेंट भी करनी है, एनवायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करना है। दिस आइडिया ऑफ दी, ये क्या है, कोर्ट ने ये स्पेसिफिकली डायरेक्ट किया है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट को कि ये जो सस्टेनेबल मैनेजमेंट प्लान फॉर सस्टेनेबल माइनिंग होगा अरावली में, इसको सारंदा फॉरेस्ट ऑफ झारखंड उसके प्रेसिडेंट पे सेट किया जाए। जो सारंदा था ये विश्व का, एशिया का, सॉरी माय बैड, एशिया का लार्जेस्ट साल का फॉरेस्ट था जो कि एक आयरन रिजर्व के ऊपर बैठता था। नाउ कॉन्फ्लिक्ट था कि स्टील इंडस्ट्री, सेल, टाटा स्टील जो है वो, उसको वो आयरन ओर चाहिए और ये एक एलिफेंट हैबिटेट भी था, उसको भी कंजर्व करना था। तो सुप्रीम कोर्ट ने मैंडेट किया कि एक कॉम्प्रिहेंसिव जियो रेफरेंस्ड इकोलॉजिकल डेटा स्टडी कीजिए। रिजल्टिंग प्लान उसने फॉरेस्ट को जोन कर दिया। एक है कंजर्वेशन जोन, नो गो, मतलब एक ऐसा एरिया है इसके अंदर तो किसी प्रकार की एंट्री अलाउड ही नहीं है। कुछ होंगे रेस्टोरेशन जोन और कुछ होंगे माइनिंग जोन्स, बेस्ड ऑन दी बायोडाइवर्सिटी वैल्यू रादर देन जस्ट द मिनरल वैल्यू। सिर्फ और सिर्फ मिनरल के बेसिस पे नहीं खोद डालना है, पर बायोडाइवर्सिटी के बेसिस पे देखेंगे कि ये एरिया तो टच ही नहीं करना, चाहे कुछ भी हो जाए। एक दूसरी इंपॉर्टेंट इनोवेशन ये थी जिसका था कि कॉन्सेप्ट ऑफ कैरिंग कैपेसिटी।
तुम कितना खोद के आयरन ओर निकाल सकते हो ये जरूरी नहीं है, रादर लिमिटेड पहले से ही कैरिंग कैपेसिटी की टोटल एनुअल एक्सट्रैक्शन जो है एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जितना एनवायरमेंट सस्टेन कर सके रादर देन दी मार्केट डिमांड। तो करिए, थोड़ा थोड़ा लेते रहिए, ठीक है, बट नहीं। दूसरा, डिस्पाइट द प्लान झारखंड गवर्नमेंट अटेम्प्टेड टू श्रिंक द सैंक्चुरी बाउंड्रीज टू अकोमोडेट माइनिंग, हाईलाइटिंग द फ्रिक्शन बिटवीन द साइंटिफिक प्लानिंग एंड द पॉलिटिकल वे। हुआ तो सही है, सारंदा प्रेसिडेंट है बहुत अच्छा, लेकिन क्या करे, अब जब आप किसी को बोल दोगे कि नो गो जोन बना दो, तो सामने वाला तो लालच में जितना छोटा हो सके उतना बनाने की कोशिश करेगा ना। नाउ प्रॉब्लम ये है कि द सेम प्लान इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू अप्लाई टू अरावलीज आल्सो। यूनिक चैलेंजेस है। सबसे पहले डिफरेंट मिनरल्स, डिफरेंट इंपैक्ट। सारंदा आयरन ओर के बारे में जो कि डीप होता है, अर्थ के अंदर लोकलाइज होता है। अरावली जो है वो स्पेसिफिकली स्टोन और एग्रीगेट के बारे में है, जिसमें अरावली की सरफेस को स्ट्रिप डाउन किया जाता है, पूरे के पूरे हिल को रिमूव किया जाता है। तो जब हिल का जो रिमूवल होता है, वो जो इकोलॉजिकल स्कार है दैट इज परमानेंट, वो जियोमॉर्फोलॉजिकली ट्रांसफॉर्मेटिव होता है एक आयरन ओर की माइन से दूसरे तरीके से। क्रिटिक्स फियर की जब ये माइनिंग सस्टेनेबल प्लान बनेगा अरावली, दे विल यूज दी 100 मीटर डेफिनेशन एज द बेस लेयर। अब क्योंकि बेस मैप 90% हिल को एक्सक्लूड करता है, तो कंजर्वेशन जोन के लिए सिर्फ वो 100 मीटर से ऊपर की पहाड़ियां आइडेंटिफाई कर ली जाएंगी, उसके अलावा जो है कंजर्वेशन जोन के अंदर कोई आ ही नहीं सकता है, बाकी सब कुछ डी नोटिफाई हो जाएगा। द कोर्ट ने बोला कि हाईटेक सर्वेलेंस, ड्रोन, विजन, सीसीटीवी लगाएंगे एमपी एसपीएम के लिए। अब सुनने में ये बातें बहुत अच्छी लगती हैं, पर आपको मालूम है इट इज नॉट द प्रॉब्लम ऑफ द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द लॉज। जस्ट बिकॉज यू हैव द ड्रोन्स तुम इलीगल माइनिंग रोक लोगे, ऐसा नहीं होने वाला ना। कैपेसिटी ऑफ द स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, हजारों स्क्वायर किलोमीटर में पॉलिटिकली कनेक्टेड जो माइनिंग माफिया है उसको करोगे कैसे? इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस, ये जो ग्रीन वॉल है ये क्रम्बल कर जाएगी, डेजर्टिफिकेशन जो हो जाएगा, अरावलीज जो है थार डेजर्ट को एनसीआर तक पहुंचने से रोक रहे हैं, ये टूट जाएगा। हो सकता है आपकी जिंदगी में अगले 5 साल में इंपैक्ट ना है, बट एक बात बताओ एनसीआर वाले लोगों, पिछले 10 सालों में जो पॉल्यूशन आया, तुमको क्या लग रहा है कि वो कैसे आया? आया ना, वो है ना। इस समय घर में मम्मी पापा जहर सांस में ले रहे हैं ना, बच्चे अस्थमा से सफर कर, ये द रिमूवल ऑफ लो रिलीफ हिल विल रिमूव सरफेस रफनेस, विंड वेलोसिटी एक्सीलरेट करेगी, डस्ट पार्टिकल और ज्यादा इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में आएंगे, दिल्ली का पॉल्यूशन बढ़ता जाएगा। हाइड्रोलॉजिकल कोलैप्स, सबसे ज्यादा अरावलीज का जो सबसे इंपॉर्टेंट और जो अंडर वैल्यूड एसेट है वो ये हाइड्रोजियोलॉजी है, ये खत्म हो जाएगा। जो ये छोटी छोटी पहाड़ियां हैं जहां पर वो रेन वाटर को रिचार्ज करते हैं, जैसे ही माइनिंग होगी दे विल डिस्ट्रॉय दिस फ्रैक्चर दिस नेटवर्क। वो पर्कुलेशन के लिए नेसेसरी है, ये पानी की कमी है, प्यासे मरेंगे यार, प्यासे मरेंगे हम सब के सब। कोरिलेशन बिटवीन माइनिंग इंटेंसिटी एंड द ग्राउंड वाटर डिप्लीशन इज स्टार्क। सबसे बड़ा एग्जांपल आता है महेंद्रगढ़ में, जहां पे माइनिंग इंटेंस है, वाटर टेबल 500 मीटर से ज्यादा नीचे गिर चुकी है। 2025 की जजमेंट, अगर ये 100 मीटर से नीचे की जो हिल है, समझ लो कि पूरा का पूरा एरिया कंप्लीटली उस डार्क जोन में चला जाएगा जहां पे पानी मिलना परमानेंटली बंद हो जाएगा। और किससे पूछेंगे? इसी सुप्रीम कोर्ट से, गवई से सवाल पूछोगे, चीफ जस्टिस से इंडिया हो गया वो रिटायर, अब बात नहीं करने वाला। देखा मैंने उसका, अर्नब गोस्वामी ने पकड़ के उसको रेल दिया। रिस्पेक्ट आई अर्नब गोस्वामी की, उसके ऑब्वियसली अपने खुद के वेस्टेड इंटरेस्ट है, लेकिन मौका मिला था तो उस दिन गवाही को लपेट दिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हकलाने लग रहा है अपनी खुद की जजमेंट को बताने के लिए। एंड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स, बेचारा इनको फोटो वोटो में तो इनके लिए प्रोजेक्ट बनते रहते हैं, लेकिन जब जनरली इनको बचाने की बात आती है शेर चीते बाघ वाघ को, तो कोई किसी को कुछ मन नहीं करता है। अरावलीज होस्ट दी सरिस्का टाइगर रिजर्व, पर टाइगर्स और जो लेपर्ड्स है वो ऐसे पार्क में नहीं रहते, उनको नहीं पता बाउंड्री राजस्थान की, हरियाणा की या अरावली की। इट्स देयर होम, द नेचर इज देयर होम। ये जो 500 किलोमीटर का जो क्लस्टर का जो रूल है ना, ये नहीं इन कार्निवोर्स, ये शेर चीते ये बाघों को नहीं बचा पाएगा। फ्रेगमेंटेशन होगी, माइनिंग लीज उसी बीच के गैप में दी जाएंगे, प्रोटेक्टेड एरियाज जो है वो प्रॉब्लम हो जाएगी, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट होंगे, इट क्रिएट अ प्रॉब्लम। जजमेंट जो है इफेक्टिवली एक ट्राइज अप्रोच को इंस्टीट्यूशनलाइज करती है। पहला, सेव द पीक्स, नो डाउट अबाउट इट, कैटेगोरिकली इस जजमेंट से 100 मीटर वाला पहाड़ बच जाएगा, बट जरूरी नहीं है 102 वाला बच जाए, उसको 98 कर देंगे तो कट जाएगा, बट एक प्रकार से आप मान लीजिए कि जो बड़ी वाली हिल है 100 मीटर की, उसको प्रोटेक्ट कर लिया जाएगा। बट सेकंड, जो छोटी पहाड़ियां हैं वो सारा का सारा दे आर इम्प्लिसिटली सीडेड टू द एक्सट्रैक्टिव इकोनॉमी, दे आर स्ट्रिप्ड ऑफ देयर अरावली आइडेंटिटी। वो छोटे पहाड़ को अब अरावली नहीं मानेंगे। दिस डिसीजन बोल्स्टर्ड बाय द फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट, गवर्नमेंट
उसके बाद जो ये तीसरे वाला, जो क्योंकि पिछले साल इन्होंने गैर मुमकिन पहाड़ों को भी बेसिकली अब अलाउ कर दिया है। नाउ थियोरिटिकली एक सस्टेनेबल माइनिंग का क्या नाम है, थियोरिटिकल सेफगार्ड दिया जा रहा है, बट हरियाणा और राजस्थान की जो इकोनॉमी है वो बताती है कि सस्टेनेबिलिटी ऑफ माइनिंग जो है वो ज्यादा जरूरी है सस्टेनेबिलिटी ऑफ फॉरेस्ट की। एक शॉर्ट में एक और बात बताता हूँ, थोड़ी सी छोटी सी, ध्यान से सुनिए। इलीगल माइनिंग 2025 की खुद का गवर्नमेंट का डिस्क्लोजर है। राजस्थान के अरावली डिस्ट्रिक्ट में 2020 से लेकर आज तक 27,700 वायलेशंस हुए हैं। भिलवाड़ा में 4,800, जयपुर में 4,200 केसेस हैं इलीगल माइनिंग के। भिलवाड़ा में एक्चुअली में 514 एक्चुअल इलीगल माइनिंग के इंस्टेंसेस थे, 1100 एफआईआर हुई है पिछले 5 साल में। जयपुर में 184 इंस्टेंसेस थे, 68 एफआईआर है। हरियाणा के माइन डिपार्टमेंट पेनल्टीज में पैसे इकट्ठे करता करता रहता है, सिर्फ 3 डिस्ट्रिक्ट से ही 25 करोड़ है। सोच के देखो, पेनल्टी लग रही है। मैंने बताया पेनल्टी भर देते हैं, क्या पड़ेगा, 25 करोड़ रुपए की पेनल्टी कुछ नहीं पड़ रही है। So the point, my dear friend, is that Aravlis are going to be destroyed in one way or the other. ये नहीं छोड़ेंगे किसी भी चीज से। अगर मैं एक बार फिर से समराइज करने की कोशिश करूं, अरावलीज को पिछले 30 सालों में डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, हमारे द्वारा ही, इंसानों के द्वारा ही डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, लोगों के द्वारा। क्योंकि जो नॉर्थ इंडिया में गुड़गांव हो गया, फरीदाबाद हो गया, जयपुर हो गया, जोधपुर हो गया, शहर जो है ये बढ़ रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं। कंस्ट्रक्शन के लिए मार्बल्स चाहिए होता है, कंस्ट्रक्शन के लिए सैंड चाहिए होता है, बदरपुर चाहिए होता है, ऑल दैट कंस्ट्रक्शन मटेरियल दैट एक्चुअली कम्स फ्रॉम अरावलीज। पर इस बार गवर्नमेंट ने कुछ और सोच लिया है। वो कुछ गोदावर्मन जजमेंट और एमसी मेहता जजमेंट थी, किसी प्रकार से अरावलीज को प्रोटेक्ट की हुई थी। इलीगल माइनिंग को रोका जा सकता था अगर गवर्नमेंट चाहे, अगर चीफ मिनिस्टर चाहे, अगर एमपीज और एमएलए चाहे, आईएएस और आईपीएस चाहे, वो उसको रोक सकते थे। परंतु क्या, दे आर ऑल बीइंग फाइनेंस्ड बाय दैट इलीगल माइनिंग माफिया एंड द स्टोन क्रशर माफिया। इसीलिए कोई इनको रोकना नहीं चाहता, क्योंकि ये लोग भी उसी चीज से पैसा बनाने लग रहे हैं। हाउएवर, they can stop it if they want it, but now they are actually trying to legalize it. आप जितने भी यूट्यूब पे या सोशल मीडिया के ऊपर आप जो भी डिस्कशन देखेंगे कि क्यों ये जजमेंट अच्छी है, क्यों गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, इसका सबसे पहला तो एक रीजन है कि गवर्नमेंट बोल रही है इसलिए अच्छा कर रही है। व्हाई वुड गवर्नमेंट एक्चुअली टेल यू द ट्रुथ? डू यू बिलीव कि गवर्नमेंट तुम्हारी इतनी अच्छी दोस्त है कि वो तुमको सारी बातें आके सच बताएगी? अगर हाँ, तो गवर्नमेंट से पूछना जरूरी है कि अंडमान एंड निकोबार के जो फॉरेस्ट कट रहे हैं टूरिज्म हब बनाने के लिए, उसका आर्ग्यूमेंट ये दिया जाता है इट्स ए वेरी वेरी स्ट्रेटेजिक पोजीशन। वहां पे स्ट्रेटेजिक 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 चाहिए। एक तो बच्चों को, लोगों को ये वर्ड सिखाते हैं स्ट्रेटेजिक स्ट्रेटेजिक स्ट्रेटेजिक। अरे क्या स्ट्रेटेजिक भाई, 100 साल से स्ट्रेटेजिक नहीं था क्या वो? वहीं पर टूरिज्म हब बनाना जरूरी था, जंगल काट के ही टूरिज्म हब बनाना जरूरी था। किसी खाली वाली जगह पर टूरिज्म हब बना लो, लेकिन नहीं, जंगल काट के टूरिज्म हब बनेगा। टूरिज्म हब की कौन सी कमी पड़ गई है? तुम गोवा को ही अच्छी तरह से संभाल लो, वहां टूरिज्म हब बना लो, लेकिन नहीं, वहां पे काटना था किसी को। और क्या सॉल्यूशन क्या है? उसके जंगल लगा दो हरियाणा में। अरे वो इकोसिस्टम निकोबार में है, ये हरियाणा में जंगल, नए जंगल लगा के वो जो पुराने हिस्टोरिकल जंगल है उसको तुम कैसे उसकी भरपाई कर पाओगे? ये भी नहीं कर रहे। ये भी नहीं कर रहे। हरियाणा में जो जंगलों की जगह थी उसको भी बेसिकली स्टोन क्रशर को बेच दिया। हसदियो फॉरेस्ट पूरा का पूरा काट दिया। मुंबई के भी मैंग्रोव्स काटने के लिए तुले हुए हैं। दे विल डिस्ट्रॉय इट। एंड द रीजन इज दैट क्योंकि एनवायरमेंटलिस्ट जो होते हैं वो, उनको लगता है कि पेड़ इंपॉर्टेंट है। और जो गवर्नमेंट और जो टिम्बर व्यापारी होता है उसको पता है कि इस पेड़ को मैं आज काट दूं तो आज रात तक 10,000 रुपए जेब में आ जाएंगे। एंड दे कैन नेवर विन, द एनवायरमेंटलिस्ट विल नेवर विन। कभी नहीं जीत सकते, कोई चांस ही नहीं होता है जिंदगी में इनके जीतने का। सो हेंस राजस्थान, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे हाथ में है इसको बचाने का। मैं आपको एक बात बता देता हूं कि द ओनली वे, एक ही तरीका है राजस्थान वालों, अरावली को बचाने का। अरावली की हर एक पहाड़ी के ऊपर एक मंदिर बना दो। देयर इज नथिंग एल्स दैट कैन स्टॉप इट। मैं बता रहा हूं, बड़ी पहाड़ी इन्होंने प्रोटेक्ट कर ली। अगर आप जमीन पर उतर आए, अगर आप सड़क पर उतर आए, अगर आप स्ट्रीट्स पर आ गए, तो ये इस जजमेंट को भी लेंगे, इसको बदलेंगे, इससे बेहतर प्रोटेक्शन प्लान लगवाना चाहिए। छोटा नहीं है, ये लंबा चलेगा, तो इसको छोड़ना मत कभी भी। लेकिन अगर बचाना चाहते हो तो बहुत तरीका आसान है। 700 किलोमीटर की अरावलीज हैं, 2,000 मंदिर बनाने हैं।
हर गांव में जाके, हर अरावली की पहाड़ी के ऊपर एक छोटा सा मंदिर, एक राम का मंदिर, एक भगवान हनुमान का मंदिर, एक भगवान शिव का मंदिर. That is only one strategy that will save Aravlis, or else they are coming for it and they are going to eat it. ऐसा नहीं है कि ये मंदिर नहीं तोड़ेंगे, ये मंदिरों को भी तोड़ेंगे. जब जरूरत पड़ती है इनको तो ये मंदिर भी तोड़ देते हैं. परंतु मंदिर तोड़ते वक्त इनकी जो बुलडोजर और जो जेसीबी है वो ब्रेक्स जरूर लगाएंगी. अगर आप सामने लेट जाओ तो ये उस जेसीबी और बुलडोजर को आपके सिर से चढ़ा के ले जाएंगे बिना हेजिटेट करते हुए. अगर आप सामने खड़े हो गए तो ये गोली चला देंगे बिना खड़े हो, बिना शर्माए हुए, बिना डर के. पर अगर उस पहाड़ी पर मंदिर होगा, तोड़ेंगे जरूर उसको, बट दे विल हेजिटेट, दे विल ब्रेक, दे विल हैव टू थिंक अबाउट इट. हर गांव, राजस्थान का हर गांव अरावली की पहाड़ी पर एक मंदिर बना सकता है. आपके जो भी नियरेस्ट पहाड़ी हो उस पर एक मंदिर बना दो. और कुछ जरूरत नहीं है. प्रोटेस्ट करोगे, आपको मारेंगे. प्रोटेस्ट करोगे, आपको गोली मार देंगे, जेल में डाल देंगे. जो जाने वाले हैं वो जाएंगे, वो पॉलिटिकल लीडर बन जाएंगे, उनका पर्पस भी वही है. हावेवर, एनवायरमेंटलिस्ट सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, पेटिशन करेंगे, साइंटिफिक डेटा देंगे, लेकिन वो साइंटिफिक डेटा उनको पता है. दे ऑलरेडी नो इट. इट्स एनवायरमेंटलिस्ट कैन नॉट टेल एनीथिंग जो कि इनको नहीं पता है. दे ऑलरेडी नो इट कि जो एनवायरमेंटलिस्ट बताने वाला है. बट व्हाट यू कैन डू, यू कैन स्टार्ट अ कैंपेन कि हर अरावली की पहाड़ी पर एक मंदिर बना दिया जाए. छोटी पर भी, बड़ी पर भी. बड़ी को छोड़ दो, मैं कह रहा हूं बड़ी तो फिर भी बच जाएगी. गैर मुमकिन पहाड़ों पे बना दो. दैट इज द ओनली वन वे दीज अरावलीज आर गोना बी प्रोटेक्टेड. अगर आपके दिमाग में अभी भी अरावली से रिलेटेड, जजमेंट से रिलेटेड कोई और सवाल है, कोई और क्वेश्चन है, मुझे कमेंट्स में पूछो यार, मैं उसका जवाब दे देता हूँ. एंड टू ऑल द पीपल, सी, government have started running a campaign to justify its policies or to promote its ideas. स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल सब गवर्नमेंट करती है, कोई खास बड़ी बात नहीं है. थ्रू द इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स एंड थ्रू द यूट्यूबर्स एंड थ्रू द यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स आल्सो, मेक सेंस. अब देखो, कुछ चीजें होती हैं जिनको गवर्नमेंट करती है और वो अच्छी चीजें, उनको प्रमोट करना चाहिए, लोगों तक पहुंचाना चाहिए. मतलब वैसे टेक्निकली गवर्नमेंट, इट डजंट मेक एनी सेंस कि गवर्नमेंट इन्फ्लुएंसर्स को पैसे दे. कोई सेंस नहीं बनता इस चीज का. परंतु चलो कर लेते, करते हैं तो ये करने का इनका होगा कोई प्लान. अच्छी चीजें हैं, बेटी बचाओ बेटी आंदोलन, उसको प्रमोट करना चाहते हैं लोग, करना चाहिए. गवर्नमेंट अगर करवाती है तो उसको पैसे दो और लोगों को भी प्रमोट करने के लिए उसकी इन्फॉर्मेशन को डिसेमिनेट करने में हेल्प कीजिए. वंदे भारत हो गया या कुछ और अच्छी चीज, गवर्नमेंट इतने अच्छे अच्छे काम करती रहती है, उन सबको प्रमोट करना चाहिए. बट दिस इज evil to say the least. ये मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन है. They will destroy it. You can protect it if you want. And to all the Rajasthan, they are coming for the Aravlis and they will destroy it. Don't listen to anything. They are lying. Every single thing they are lying. 24 दिसंबर 2025 को इन्होंने प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के द्वारा एक नोटिस निकाला. उसने कहा कि अरावलीज आर प्रोटेक्टेड. दे कीप ऑन सेइंग दैट, बट दैट इज जस्ट अ प्रेस नोट. वो प्रेस नोट है. सुप्रीम कोर्ट में अभी वही जजमेंट डेफिनेशन अप्लाई हो रही है. फॉरेस्ट अमेंडमेंट एक्ट हो जो है पिछले 2023 का, गैर मुमकिन पहाड़ बेसिकली पहाड़ नहीं है अगर नोटिफाई नहीं किए गए हैं तो. उसको नहीं बदलेंगे ये. बस प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में, उसके बाद सोशल मीडिया पर कैंपेन चला गया, प्रोटेक्ट होगी अरावली, प्रोटेक्ट होगी, प्रोटेक्ट होगी. मोर मिस इन्फॉर्मेशन, ताकि अश्वत्थामा मर गया, अश्वत्थामा मर गया, अश्वत्थामा मर गया कह के हथियार डाल दे द्रोणाचार्य, और उसके बाद द्रौपदी का भाई जाके धुरंधर उसका बेसिकली सिर काट दे. दिस इज व्हाट दे आर गोइंग टू डू. दे आर गोइंग टू लाई टू यू एवरी सिंगल डे. डोंट लिसन टू देम एनीथिंग. सिर्फ एक ही चीज के ऊपर फोकस करो. इस जजमेंट को चेंज करवाओ. ये कमेटी की वापस रिपोर्ट लिखवाओ. सुप्रीम कोर्ट ने 100 मीटर की डेफिनेशन दी है. 20 से 30 मीटर से ऊपर की जो भी डेफिनेशन है उससे अरावली खत्म है. गैर मुमकिन पहाड़ जो हैं वो पहाड़ ही होने चाहिए. अरावलीज के कॉन्टेक्स्ट में पहाड़ ही होने चाहिए. अरावलीज के अंदर सिर्फ और सिर्फ वहां पर माइनिंग अलाउड होनी चाहिए जो कि सस्टेनेबल माइनिंग प्लान के तहत आती हो. एंड ईच ऑफ दैट माइनिंग सेक्शन शुड बी एक्चुअली ईदर, उसको स्टेट गवर्नमेंट के सबसे ऊपर से नोटिफाई करो या फिर उसको एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री से नोटिफाई करो. दैट इज इट. दिस इज नथिंग एल्स. कीप योर फिंगर क्रॉस्ड Rajasthanis and be ready for a fight, a very very long fight for the protection of the Aravlis. Something tells me जब राजस्थानी लड़ते हैं तो थोड़ा सा इतिहास बदल देते हैं.
शायद पहले हमेशा एनवायरमेंट के लिए जो भी था वो हार जाते हैं। निकोबार वालों की किसी ने नहीं सुनी, छत्तीसगढ़ वालों की किसी ने नहीं सुनी, झारखंड वालों की किसी ने नहीं सुनी। बदलो यार राजस्थान। दिखाओ इनको कि तुम कौन हो।